नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं खरा सौदा। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले 2.5 घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से कैसे संकेत है, खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति बताएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताएंगे और इसके अलावा कहां से देश भर में खबरें आई है उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले कल 25 दिसंबर था, भारतीय बाजार बंद थे और क्रिसमस की छुट्टियां थी सबको और देश भर और दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया। क्रिसमस का त्यौहार ग्लोबली मनाया जाता है और कई सारे मार्केट्स भी इसके चलते बंद थे। शरद भी हमारे साथ इसी नोट पर जुड़ चुके हैं। शरद, आप बताएं सबसे पहले आपने क्या किया कल? जी बिल्कुल, कल तो थे बहुत सारे, आप कह सकते हैं कि क्रिसमस मार्केट्स थे, तो मैं और मेरी वाइफ जो है थोड़ी सी इवनिंग वॉक्स किए। भीड़ बहुत था लेकिन, और ये क्रिसमस जो ऐसा सेलिब्रेशन है कि सब आते हैं, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ होगा, कोई भी इसमें यहाँ पे कम्युनिटी का कोई इशू नहीं है, सब आते हैं, एक अच्छी वेदर एंजॉय करते हैं, एक अच्छा माहौल देखने मिलता है। कुछ मैंने कल ने टीवी भी मैंने लगाई कि भाई देखे कि कहाँ पे क्या एक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे स्पेशली जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में देखे तो वहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हो गई और ये पहली बर्फ़बारी है। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो अटल के टनल में फंसे हुए हैं, 12 से लेकर 13 घंटा तक उनकी गाड़ी रुकी हुई है। थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि रेस्क्यू एफर्ट्स हो रही है, वेदर बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोग बाहर निकले। और आशीषा, मुंबई में भी देखें जनरली थोड़ी सी उतनी जो है नहीं रहती है ठंड, लेकिन अब जो है देख रहे कि हम भी पहन रहे हैं, आप भी टर्टल नेक पहन रहे हो, तो लग रहा है कि ठंड आ चुकी है। एंड ऑफ कोर्स फैमिली फ्रेंड्स के साथ ये मौका रहता है कि आप आइए, घूमिए, इंजॉय करिए। और ये सिर्फ 25 तारीख ही नहीं है, ये पूरा 31 तारीख तक जो है आप कह सकते हैं न्यू ईयर्स की जो है पूरी मज़े देखने मिलती है। अब जो है आप करेंगे कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी में भी हल्की बारिश आ रही है। स्नो के बारे में तो हम बता दिए, लेकिन एक बारिश का भी एलिमेंट आ चुका है। आईएमडी ने जो है हरियाणा, एमपी, पंजाब, यूपी में हल्की बारिश को भी जताने का अनुमान किया है। तो शिमला, मनाली और केदारनाथ के विजुअल्स, जी बिल्कुल, देखिए शिमला हुआ, मनाली हुआ, केदारनाथ हुआ, सारे जगह जो पहले बर्फ के जो आप कह सकते हैं ना अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं वेदर से, वो देखने मिल रही है। और अब जो है देख सकते हैं कि स्नो के लेवल्स भी बढ़े जा रहे हैं और ये ऑफ कोर्स एंजॉयमेंट जरूर होता होगा। आप स्नो फाइट खेले हैं, स्नोबॉल की फाइट? बिल्कुल, बचपन में बहुत कुछ किया। जी बिल्कुल, उसमें दर्द बहुत होती है अगर आप बहुत जोर से उसको बना के बॉल को पीछे फेंके तो खासकर की पीठ में लगती है ये बहुत बड़ी चोट। लेकिन ओवरऑल जो है देखिए, फॉग भी आ चुका है दिल्ली में और एनसीआर रीजन में, और मैं भी लास्ट वीक एक्चुअली दिल्ली में था, तो वहाँ पे भी देखा था कि एक अच्छी जो है आप कह सकते हैं ठंड शुरू हो गई है। ऑफ कोर्स थोड़ी पॉल्यूशंस की इशू ज़रूर रहती है, बट ओवरऑल इसमें बहुत अच्छा मज़ा देखने मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स पूरी जो कह सकते हैं क्रिसमस, न्यू ईयर और जो ठंड है नॉर्थ इंडिया में खासकर की, उसका जो है बहुत लोग अच्छे से लुत्फ़ उठा रहे हैं अभी। और इस बीच हमारे साथ डिम्पी भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं दिल्ली में वातावरण कैसा है? क्या ठंड हर साल से कंपेयर करें तो इस साल ज्यादा नजर आ रही है? नहीं, हमारे को तो महसूस ही नहीं होता जी, क्योंकि अब ठंड हर साल ही रहती है दिसंबर जनवरी में। अभी ये शरद बता रहे थे कि पिछले हफ्ते दिल्ली में थे तो उनको खुद फील हो रहा होगा कि दिल्ली बॉम्बे में कितने टेम्परेचर का फ़र्क है। हाँ, ये है कि इस बार थोड़ा पॉल्यूशन रहता है, वो आगे पीछे हमारे यहाँ पे सिस्टम है ग्रैब 1, ग्रैब 2, ग्रैब 3 एंड ग्रैब 4 लगाने का, तो उसको लगा के थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। बट हाँ, इस बार ये जो बर्फ़बारी हो रही है ना एक्चुअली पहाड़ों पर, ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। शिमला अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 5 घंटे के डिस्टेंस पर है दिल्ली के, तो आप 5-6 घंटे दूर ही हैं सिर्फ शिमला से। मनाली भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ पर जब बर्फ़बारी होती है ना, तो उसकी सीधी हवा फ्लैट यानी एरिया पे, दिल्ली के आसपास एरिया में पड़ती है और ठंडी हवाओं से एकदम से पारा गिर जाता है, ठंडा होता है। तो एक केदारनाथ की तस्वीरें, 6 महीने के लिए मंदिर ये बंद रहेगा और अब ये जाके अप्रैल में जाके खुलेगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब, अच्छा एक और बात, आपको पता होगा कि भले ये तस्वीरें आपको दिख रही होंगी बर्फ़बारी की, लेकिन दिल्ली के बहुत सारे लोग, दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे लोग इसी बर्फ़बारी का लुत्फ़ उठाने के लिए मनाली और शिमला जैसी जगहों पर जाते हैं। वहाँ पे हालांकि कल परसों तो जाम भी लग गया था, बट फिर भी नए साल की सेलिब्रेशंस वहीं होती हैं टिपिकली।
नए साल की सेलिब्रेशंस, लेकिन इसके अलावा आज के सत्र में कौन से 4 बड़े ट्रिगर्स होंगे जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए, सबसे पहले उस पर नज़र डालेंगे। और ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो कल तो ग्लोबली सभी मार्केट्स बंद थे क्रिसमस के ईव पर, लेकिन मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजारों में शानदार तेज़ी दिखी। टेक शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, जिसके चलते अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। गिफ्ट निफ्टी 23,800 के आसपास ट्रेड करता हुआ म्यूटेड से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। लेकिन याद रखें, निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होगी आज और फ्यूचर्स में 60% का रोल ओवर हमने देखा है, तो शायद लास्ट के 1 घंटे में वॉलेटिलिटी इस एक्सपायरी के चलते नजर आ सकती है। FIIs और DIIs के एक्शन की बात करें तो FIIs ने कैश मार्केट में 7वें दिन लगातार बिकवाली की मंगलवार को, और दिसंबर में अब तक करीब 6,750 करोड़ के शेयर अब तक बेचे हैं। वही BPCL और कोल इंडिया ने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है। ओला इलेक्ट्रिक ने 3,200 नए स्टोर्स खोले, एक नए मॉडल का भी अनाउंसमेंट किया जिसमें 50,000 तक का डिस्काउंट कंपनी देगी। तो कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स, ज़्यादा कुछ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट तो है नहीं, लेकिन BPCL इस एग्रीमेंट के चलते और ओला इलेक्ट्रिक के स्टोर एक्सपेंशन प्लान्स के चलते दोनों ही स्टॉक्स आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगे। तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए। लेकिन ग्लोबल बाजारों की बात करें तो अमेरिकी बाजार, जैसे हमने बताया, मंगलवार को टेक शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी दिखी थी, जिसके चलते नैस्डैक करीब 1.5% की तेज़ी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। S&P 500 और डाउ जोन्स भी 1 से 1.5% की तेज़ी के साथ बंद हुए। इंडिविजुअल स्टॉक्स में टेस्ला, एप्पल, टेक जायंट्स, अमेजॉन जैसे कुछ स्टॉक्स में भी तेज़ी दिखी। यूरोपियन बाजारों से संकेत मंगलवार को मिले जुले ही थे। तो कैक की बात करें तो 0.1% की तेज़ी के साथ बंद हुआ, लेकिन फुट्सी और कैक में करीब 1 से 1.5% की तेज़ी दिखी। कमोडिटी मार्केट में सुस्ती है। सोने में पिछले कुछ दिनों से गिरावट थी, लेकिन आज दूसरे दिन लगातार तेज़ी दिखी है। वही ब्रेंट क्रूड की बात करें तो यहाँ पर नरमी का माहौल है। याद रखें, पिछले हफ्ते इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो 5% की गिरावट के साथ निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया था। सोमवार को अच्छा दिन था, लेकिन मंगलवार को फिर एक बार भारतीय बाजारों में भी गिरावट दिखी। डिम्पी, सबसे पहले FIIs और DIIs के पोजीशनिंग की बात कर लेते हैं। किस तरह के बदलाव यहाँ पर दिखे हैं और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर आज कैसा नजर आ सकता है? देखिए आशीषा, एकाएक का FIs की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है और मैं बोलूँगा एक बहुत ही बेहतरीन मौका है इंडियन मार्केट्स के अंदर एंटर करने का। आप ये बोलेंगे कि एक ही लाइन में ऐसे आप कैसे सीधे सीधी बात कर रहे हैं। देखिए, कई दिनों से ना मार्केट्स के अंदर जो FIs की होल्डिंग है वो करीब 30% से ऊपर बनी रही। ऑन एन एवरेज 30% से ऊपर थी, कभी 34, कभी 35, कभी 31, ऑन एन एवरेज 31-32% थी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जब बैंक निफ्टी की हम एक्सपायरी देख रहे थे तो उसके अंदर थोड़ी घटान हुई है और वो 23% पर आ गए हैं। देखिए, FIs ने करीब 10% अपना माल कम किया है ऑन अ लॉन्ग साइड। और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जो हम जैन सीरीज़ के अंदर एंटर कर रहे हैं ना, ये प्री बजट वाली सीरीज़ है। ये बात ध्यान रखें आप, 1 तारीख को बजट आएगा, ये सीरीज़ के अंदर ही पोजीशंस बनेंगी। एक पॉइंट और बता देता हूँ, ये सीरीज़ अपने आप में बहुत लंबी सीरीज़ है और टिल बजट तक जा रही है। 30 जैन को डेरिवेटिव एक्सपायरी है, आप ऐसा सोच के चलो आप, तो आपके पास एक लंबी सीरीज प्री बजट की सीरीज है। इसलिए नंबर जो FIs के इसके में आए हैं 23%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं ऐसा तो नहीं सीधा सीधा बोल सकता कि प्री बजट रैली आएगी, बट प्री बजट रैली आने के प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी मार्केट के अंदर बढ़ गई है ये 23% की होल्डिंग्स देखने के बाद। आई रिपीट माई सेल्फ कि FIs की होल्डिंग 23% है, DIs के पास करीब 48% का माल है, 65% लॉन्ग पोजीशंस है रिटेल के पास। रिटेल अगले 10% अपना माल छोड़ दे और ये 10% FIs के पास वापस आ जाए, यानी कि ट्रांसफ़र होना चाहिए। खाली पोजीशनिंग उनकी कम बढ़त उनकी नहीं हो, ये एक्सचेंज ऑफ हैंड वन सेगमेंट टू अनदर सेगमेंट अगर हो जाए, ट्रस्ट मी, आप ना केवल 24,000 के ऊपर, 24,000 तो खैर बहुत छोटी बात है, वापस 24,500, 24,800 को टेस्ट करने के लिए पहुंच जाएंगे। तो 1000 पॉइंट ड्यू हैं, जिसको हम प्री बजट रैली कह सकते हैं। FIs ने थोड़ा पीछे हटकर
ये इंदेशा दिया है, ये इंडिकेट किया है कि शायद वो आगे बढ़ेंगे, इसलिए 23% आ चुका है। आज मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ इसी 23% की लॉन्ग होल्डिंग्स पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है जो मैंने आपके सामने अभी रखा। ये आप एक और पॉइंट, 2-3 दिन पहले भी हमने आपके सामने एक बात रखी थी कि जब भी 12 से लेकर 15 के बीच बीच में आ जाए एफआईज की होल्डिंग, तो आप किसी से पूछना नहीं। ये बैक टेस्टेड फॉर्मूला है कि यहाँ पर आके उनका बॉटम बनता है और उसके बाद बहुत स्पीड से वो अंदर एंटर करते हैं। तो ये बात सच है कि बहुत सारे शेयर अभी भी अपने 200 दिनों की एवरेज, 50 दिनों के एवरेज के नीचे हैं। एफआईज की होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, बजट है, बजट से पहले वाली सीरीज है, लंबी सीरीज है। ये सारी चीज़ों का जो लबोलबाब है, यानी कि क्रक्स ऑफ द स्टोरी यही है कि थोड़ी थोड़ी पोजीशनिंग जरूर लॉन्ग साइड पे रखना। ऐसा लग रहा है कि जो लॉन्ग और शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी है वो लॉन्ग साइड पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। सिर्फ मैं एफआईज के नंबर देख के आपके सामने पॉइंट रख रहा हूँ। एक और चीज़ मैं आपके सामने बताता हूँ, इंडेक्स ऑप्शंस का नंबर अगर आप स्क्रीन पे दिखाएं तो 26,000 करोड़ रुपए की वहाँ पे बाइंग हुई है। और मैंने कई बार आपको एक फॉर्मूले के तौर पर बताया है कि जब भी इंडेक्स ऑप्शंस के नंबर प्लस हो जाएं, कैश का नंबर माइनस है, इसका मतलब सपोर्ट अच्छा है। कैश और ऑप्शंस दोनों बाय हैं, इसका मतलब लॉन्ग अच्छा है। कैश माइनस ऑप्शंस माइनस है, समझ लेना रेजिस्टेंस पक्का है। तो एक हेंस बैक टेस्टेड फॉर्मूलाज हैं जो कि डेरिवेटिव्स में टिपिकली डेरिवेटिव एनालिस्ट फॉलो करते हैं, तो वो मैं आपके सामने रख रहा था। आपने जो एफआईज वाला क्वेश्चन पूछा, आई होप मैंने आपको सारी बातें अच्छे से बताई हैं। एक पॉइंट के साथ मैं और क्लियर कर देता हूं, 200 दिनों का एवरेज बैंक निफ्टी के पास है, निफ्टी के पास नहीं है। तो निफ्टी का जो एवरेज है वो बनता है 23,847, यानी कि 850 आप समझ लो। अगर आज करीब 100 पॉइंट की बढ़त आ जाए मार्केट पे इन एनी हाउ निफ्टी में, तो फिर आप घबराइएगा नहीं। ये आपकी सीरीज जैन वाली बहुत अच्छी जाने जा रही है, आप ऐसा समझ के चलिएगा। ठीक है, तो ये नज़रिया और एफआईआई और डीआईआई के पोजीशनिंग की भी हमने बात की, लेकिन डिम्पी इसके अलावा स्पेसिफिक लेवल्स की बात करें निफ्टी पर तो सोमवार की तेज़ी के बाद मंगलवार को थोड़ी सी सुस्ती दिखी थी। 25 अंकों की गिरावट के साथ 23,750 के नीचे निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। आज वॉल्यूम शायद कम होंगे, फेस्टिव सीजन है, लेकिन कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? देखिए लेवल्स आशीषा ऑलरेडी मार्केट ने अपने आप ने डिस्क्राइब किए हुए हैं। आप देखेंगे ये जो 24-25 पॉइंट की गिरावट है, ये कोई बहुत बड़ी गिरावट, बहुत बड़ा फॉल मार्केट का नहीं है। और ये मैंने जो आपको उस दिन भी चार्ट एक बार दिखाया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ वही चार्ट अभी आपके सामने निफ्टी का मैं वापस लेके आऊँ, ताकि आपको क्लियर हो पाए कि हम किस जगह की और कौन सी बात कर रहे हैं। 23,500, 23,300 पैनिक वाला बॉटम वो अभी भी मेंटेन्ड है। चर्निंग वाले पार्ट के अंदर हैं हम, किसी तरह की खास बड़ी दिक्कत चल नहीं रही है अभी। हाँ, ये बात सच है कि फॉलो अप बाइंग नहीं है। मैं कई बार इस पॉइंट को आपके सामने क्लियर कर चुका हूँ। एक बार जरा मेरा चार्ट स्क्रीन पे लेके आए। मैं कई बार इस पॉइंट को क्लियर कर चुका हूँ कि हमारे पास पुल बैक बहुत स्ट्रॉन्ग आता है 200 दिनों के एवरेज से। ये देखिए 200 दिनों के एवरेज का पुल बैक आया हुआ है, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना फॉलो अप बाइंग की है, वो हमारे पास नहीं आ रही है। फॉलो अप बाइंग कौन करेगा, कौन आपका हाथ पकड़ेगा? आपको पता है आप 4 सीढ़ी चढ़ सकते हो, लेकिन 10 सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको किसी का साथ चाहिए। आपको कोई ना कोई आदमी आपका हाथ पकड़ के ऊपर खींचे। वो हाथ पकड़ेगा कौन? वो हाथ पकड़ेगा एफआईज। वो हाथ आपका पकड़ नहीं रहे हैं, बस वो आपको बताते तो है आप 4 सीढ़ी ऊपर आओ, मैं आपके साथ आ जाऊंगा, लेकिन जैसे आप 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो आपका हाथ नहीं पकड़ते। फिर आपको क्या होता है, थक हार के आपकी जब हिम्मत टूट जाती है, वापस बैक टू द पेविलियन आते हो, फिर उसके बाद फिर चढ़ने का एक अटेम्प्ट लेते हो। एग्जैक्टली मार्केट के अंदर वही हो रहा है। ये 200 दिनों की एवरेज, चर्निंग, ये सब कुछ उसी का ही पार्ट है। लेकिन जिस दिन फॉलो अप बाइंग, यानी कि जिस दिन एफआईज का रुख पॉजिटिव हो जाएगा, आप देखेंगे आप धड़ाधड़ 24,800 तक पहुंचेंगे। और उसका मैंने पहला इंडिकेशन ऑलरेडी आपको पहले वाले आंसर में दे दिया कि वो आ सकते हैं, क्योंकि वो पीछे जा रहे हैं। वो आगे आने के लिए ही पीछे जाते हैं और 23% पे आ गए हैं। अगर 2, 5, 10% और कम हो गया गलती से, तो फिर आप सोच लीजिए, फिर आप एक नए 500-800 पॉइंट की तैयारी कीजिएगा निफ्टी के अंदर चलने की। तो मैं लेवल्स अभी तो, क्योंकि जब तक वो आते नहीं, जब तक लेवल्स ब्रेक होते नहीं, मैं इसी रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस को वापस से रिपीट कर दूंगा, जो है आपके लिए 23,800 का, 23,900 का और 24,000 का।
मेरे को नहीं लगता कि इस दोनों तीनों लेवल्स में डेरिवेटिव एक्सपायरी, मैंने आपको 3-4 दिन पहले इंडिकेट कर दिया था डाटा से कि बहुत शांत एक्सपायरी जाएगी। आप ढूंढते रह जाएंगे, इंडेक्स में मोमेंटम मिलेगा ही नहीं। आप देख लो, आप चेक कर लो, आपके सामने है सब कुछ। आपने ना 24,800 को ब्रेक किया, 24,900 को लाए नहीं, 23,900 को लाए नहीं, 24,000 दिखाया नहीं, तो सब कुछ छूट गया। सपोर्ट आपके टूटे नहीं क्योंकि आप बड़ी मेहनत करके आए हो, शॉर्ट्स को कवर करके आए हो। तो ये अभी भी बरकरार रहेगा। 23,500, 23,300 पैनिक लो है। ये 23,300 पैनिक लो है। हाँ, ये कभी भी पैनिक आएगा तब का लो बनेगा, अदरवाइज 23,500 ही पक्का है। तो ये आपके सपोर्ट रहेंगे। 23,800, 23,900 और 24,000, ये 3 एरियाज रेजिस्टेंस के एरिया है। ये सीरीज का यही निपटान हो जाएगा। अगर क्लोजिंग बेसिस पर हम 850 के ऊपर, आई रिपीट माई सेल्फ, अगर हम 23,850 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर लेके जाते हैं तो मेरे को लगता है कि जैन सीरीज के पहले ही कुछ दिन में आप एक अच्छा मोमेंटम देख लेंगे। अगर नहीं मिलता 850 तो आपको थोड़े और दिन मेहनत करनी पड़ सकती है, बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अभी भी हम चर्न कर रहे हैं। ये चार्ट दिखाने का पर्पस ही वही था कि आप उस 200 दिनों की एवरेज के जस्ट ऊपर बैठे हो, ना तो ऊपर जा रहे हो ना ही नीचे गिर रहे हो। तो ये पॉइंट थोड़ा नोटिस करने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स और पॉइंट्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा डिम्पी, बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर भी कमजोरी दिखी। 51,250 के नीचे बैंक निफ्टी फिसलता हुआ। यहाँ पर कौन से लेवल्स पर नजर रखें और क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? देखिए, बैंक निफ्टी के भी चार्ट से मैं शुरुआत करूंगा, और अब मैं चार्ट अमूमन तभी दिखाता हूं जब इसके अंदर कुछ नोटिस करने वाला होता है, अदरवाइज जब मोमेंटो चल रहा था तब क्या दिखाना। अब आप देखेंगे 200 दिनों की एवरेज इसकी ब्रेक ही नहीं हुई है, और एक बार और अटेम्प्ट थी इस 200 दिनों की एवरेज तक पहुंचने की, लेकिन वो भी इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाई और उसका सपोर्ट मिल गया। हाँ, ये बात सच है कि फॉलो बाइंग नहीं आ रही है। जो ये बड़ी बड़ी कैंडल से आपको घेरा है, इसको एनगल्फ नहीं कर रहे हैं, खा नहीं रहे हैं। खाएंगे नहीं तो वापस दिक्कत आएगी, फिर नीचे आ जाएगा मार्केट। तो इसलिए एनगल्फिंग बहुत ज़रूरी है, बड़ा मूव मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी है। ये जो 100 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ एक चर्निंग है, ये तो सिर्फ ऑप्शंस वालों का पैसा लेने का एक तरीका है, आप ऐसा समझो। अब आप ये सोचो कि ये कितने का इंडेक्स है जी, 50,000 का इंडेक्स है। मूवमेंट कितनी आती है? 84 पॉइंट की। 84 पॉइंट में क्या कमाओगे और क्या खाओगे ईओडी बेसिस पर? 20 पॉइंट के तो ब्रोकरेज है, लाख रुपए का तो मार्जिन है, कैसे क्या कमाओगे आप, है ना? बोले नहीं हम हाई पे काटेंगे और हम लो पे प्लस करेंगे, ऐसा होता नहीं है। बार बार इक्का दुक्का कभी कभार आपके साथ हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अमूमन ये रेयर होता है कि आप बिल्कुल लो पे पकड़ो और बिल्कुल हाई पे काटो, ऐसा होता नहीं है। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको रखेगा ही रखेगा। दूसरा पॉइंट, अब क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी पे? अब देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर मैं कई बार आपको पहले भी बता चुका हूँ, निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रेंथ है। निफ्टी को स्ट्रगल करना पड़ता अपने 200 दिनों के एवरेज का। पिछले 3 दिन की शॉर्ट कवरिंग भी, डेरिवेटिव एक्सपायरी के वीक के अंदर एंटर होने पर भी हमने 200 दिनों के एवरेज को पाया नहीं अभी तक ऑन पेपर्स, है ना? हम भले उसके करीब है लेकिन पाया नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी ने कभी तोड़ा नहीं है, तो इसमें यही दोनों में फ़र्क है, वो पा नहीं रहा, ये तोड़ नहीं रहा। तो इसलिए जब तक 50,550 के नीचे, यानी कि 50,500 पकड़ लो आप, इसके नीचे नहीं जाता, बैंक निफ्टी में कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी आपका कम से कम 700 पॉइंट ऊपर चल रहा है अपने क्रिटिकल एरिया से, और अगर ये 51,500 को पार कर लेता है तो ट्रस्ट मी ये बहुत बढ़िया आपको मूवमेंट देगा। फिलहाल जब तक 51,500 पार नहीं होता और जब तक 50,500 नहीं टूटता, ये 1000 पॉइंट की रेंज चर्निंग की रेंज है। इस चर्निंग की रेंज में ऑप्शंस वाले राइटिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, स्ट्रेटजी बना के प्ले करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो छोड़ देना। और वैसे भी अब बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शंस खत्म हो चुकी हैं, मंथली है, एक ही है, और इस बार की डेरिवेटिव एक्सपायरी इसकी भी बहुत लंबी है, ये 29 तारीख तक लेके जाएगा आपको। तो अगर किसी को ऑप्शंस में भी ट्रेड करना हो तो प्रीमियम वगैरह चेक करके करना। हायर द प्रीमियम लोअर द गेन होगा आपका। अगर प्रीमियम बहुत ज़्यादा, एक्सरसाइज प्राइस बहुत ज़्यादा है, पहले थोड़ा कूल डाउन होने देना, फिर आना, है ना? तो थोड़ा ये पॉइंट का आपको नोटिस करने का। सीधी सीधी बात यह है कि बैंक निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी के अंदर भी अभी वेट एंड वॉच है। आज निफ्टी की कटान यानी कि एक्सपायरी हो जाएगी, वो भी एक बार देख लेते हैं। एफआईज ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे को आज ये चेक करना है कि हम 850 के कितना दूर और कितना पास बंद हो रहे हैं।
मैं जितना उसके पास बंद होऊंगा मेरा कॉन्फिडेंस उतना हाई होगा, मैं जितना 51,500 के पास बंद होऊंगा मेरा कॉन्फिडेंस उतना हाई होगा, और मैं जितना 51,500 से दूर होकर बंद होऊंगा उतना मेरा कॉन्फिडेंस लूज होगा। तब मैं पोजीशंस नहीं लूंगा या शॉर्ट भी नहीं करूंगा। अभी एक ऐसा मौका है कि ना ही शॉर्ट से ना ही लॉन्ग से पैसे बनेंगे। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा हो तो 23,800 की कॉल में पिछले 3 दिन से आपको दिखा रहा हूं, और आप देखोगे वो बैक टू बैक दोनों कॉल पुटे टूटी हैं। ऐसे आप चाहो तो 51,300 51,500 की कॉल पुटे चेक कर लो, बैंक निफ्टी की कॉल और पुटे दोनों टूटी हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा सावधानी से करें ट्रेड। वैसी कोई दिक्कत नहीं है, वैसा कोई नहीं है, थोड़ा डल है सेशन, अर्निंग्स की वेट कर रहा है, यूएस के प्रेसिडेंट की ऑफिस को बियर होने का वेट कर रहा है, थोड़ा प्री बजट रैली की भी उम्मीद है। तो कुछ करके जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखने थे वो सब सारे पॉइंट्स सिलसिलेवार तरीके से रख दिए। किरण जानी मेरे को स्क्रीन पर दिखने लग गए हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत, फिर एक एक करके और सभी मेहमान जुड़ते जाएंगे। हमारी कोशिश होती है कि सभी मेहमानों को एक साथ ना लेके आएँ, धीरे धीरे लेके आएँ ताकि उनकी इंटेलिजेंस का हम भरपूर फ़ायदा उठाएं। नहीं तो सब लोग एक साथ आते हैं फिर अच्छे से पूछा नहीं जाता। किरण सर नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जरा आपकी इंटेलिजेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या कह रही है सर? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जिस तरह से आपने बात की है निफ्टी, कहीं ना कहीं उसी तरह से हम भी व्यू पॉइंट रख रहे हैं कि 200 दिन की मूविंग एवरेज से जो रिबाउंड या तो बाउंस आता है उसके बाद फॉलो अप बाइंग नहीं है, और कहीं ना कहीं ये फॉलो अप बाइंग हो सकता है कि एफआईआईज नहीं आ रहे, या तो जो भी पार्टिसिपेंट है कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस इतना मार्केट पे नहीं दिख रहा है, या तो फिर हो सकता है कि ईयर एंड की छुट्टी है, छुट्टियां का माहौल है, इसके लिए शायद वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में डेफिनेटली अब जो हमारा बजट आने वाला है उसके ऊपर बिल्टअप रहेगा, और कहीं ना कहीं वापस इन्वेस्टर का रुख मार्केट की तरफ रहेगा। दूसरी तरफ 200 दिन की मूविंग एवरेज से जब रिबाउंड आता है उसके साथ साथ आप देखोगे तो लार्ज कैप जो अभी तक कंपैरिजन विद मिड कैप एंड स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म रहे, वहां पे भी कुछ ना कुछ हम देख रहे हैं कि हमें बाइंग नहीं दिख रही। आप एचयूएल देखिए, 21 साल में पहली बार उसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। आप रिलायंस देख लीजिए, निफ्टी देख लीजिए, 10 साल में पहली बार उसने सिंगल डिजिट में रिटर्न दिया है। तो कहीं ना कहीं दीज आर दी फैक्टर के मार्केट में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से चार्ट सेटअप है 23,500 23,300 ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी फेवरेबल जंक्चर के ऊपर मार्केट अवेलेबल है। तो बाय एंड डिप्स की सलाह रहेगी 23,300 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है तब तक आपने जैसे बताया कि बजट तक हम एक बार के लिए 24,500 से 24,800 तक की रैली देख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बाय एंड डिप्स की सलाह निफ्टी के ऊपर रहेगी। बैंक निफ्टी अमूमन कहीं ना कहीं निफ्टी से काफी स्ट्रॉन्ग है पिछले एक महीने से। थोड़ा भी अगर हम देखें कि मार्केट में कॉन्फिडेंस आता है या थोड़ा भी मार्केट में बाइंग आता है, बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करती है। हम देखते हैं कि 400 500 पॉइंट की अपस्विंग रैली ऑलरेडी उसने पास्ट महीने में भी दिखाई है। तो चांसेस है कि जैसे ही कुछ रिकवरी मोड दिखेगा बैंक निफ्टी मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकती है। करंट मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 51,200 के आसपास है। 51,600 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जिस दिन 51,600 क्रॉस होगा उसी दिन आप देखोगे कि 600 से 700 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी में 1 से 2 दिन में आ सकती है। तो एक रेंज के अंदर है 50,800 से 51,600। बाय ऑन डिप्स की सलाह यहाँ पे भी रहेगी। अगर 50,800 ब्रेक नहीं होता है तो चांसेस है कि ऊपर में 51,800 के रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगी। जैसे ही वो क्रॉस करे उसके बाद एक शार्प रैली आ सकती है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। और निफ्टी बैंक दोनों में बाय और डिप्स की सलाह, ये नजरिया किरण का। लेकिन सर इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? सो स्टॉक स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हम लार्ज कैप के साथ ही उतर रहे। जैसे मैंने अभी भी ओपनिंग हाईलाइट में कहा कि जिस तरह से लार्ज कैप अंडर परफॉर्म रहे, साथ ही साथ मार्केट में जिस तरह का करेक्शन आया है, काफी सारे लार्ज कैप है जो अपने प्रीवियस ब्रेकआउट के आसपास है। काफी सारे लार्ज कैप ऐसे जो हमें वैल्यू बाई लग रहे हैं, बीट फंडामेंटल बीट टेक्निकल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पहले तो मैं ब्रेकआउट स्टॉक की बात करूंगा निफ्टी एफएमसीजी। सो निफ्टी एफएमसीजी की अगर मैं बात करूं ईयर टू डेट अगर आप गेन देखोगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है। अगर मैं कैलेंडर ईयर की बात करूं जहां पे निफ्टी ने 9% का रिटर्न दिया है, तो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस हमें दिख रही है। साथ ही साथ आप स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे, एचयूएल हो गया, नेस्ले हो गया, आईटीसी हो गया, दो आर दी फ्लैट स्टॉक। अब कहीं ना कहीं जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, डिफेंसिव मोड होता है, तो ये स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आईटीसी लॉन्ग ले रहे हैं। इनफैक्ट आप इनका डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी है। 200 दिन की मूविंग एवरेज को मल्टीपल टाइम आईटीसी ने रीटेस्ट भी किया है। तो यहाँ पे एक रिस्क के हिसाब से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ट्रेड बन रहा है। आईटीसी 475 के आसपास की क्लोजिंग है। 490 500 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड 469 एज अ स्टॉप लॉस हमें आईटीसी के अंदर मेंटेन करना रहेगा। तो आईटीसी हमारा पहला कॉल रहेगा। दूसरा जो कॉल है वो रिवर्सल कॉल है, वो टाटा मोटर का। टाटा मोटर का अगर आप डेली प्राइस चार्ट देखोगे तो 1150 से जो एक करेक्शन आया है 700 तक का, तो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 35-40% तक का करेक्शन हमने देख लिया है। अब करंट मार्केट प्राइस मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है।
मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो जब तक अब 700 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, एक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें टाटा मोटर लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में पोजिशनली तो 800 के टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो 720 730 में आप एक्यूमुलेट कीजिए। 760 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 से 4 दिन में, एंड जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 714 का मेंटेन करना है। तो टाटा मोटर एंड आईटीसी हमारे दोनों भाई प्रिफर्ड पिक रहेंगे। टाटा मोटर पर खरीदारी की राय, जहां पर 760 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। और इसके अलावा आईटीसी, याद रखें 7:30 के शो में लक्ष्मीकांत जी ने भी एफएमसीजी सेक्टर से इसी स्टॉक पर खरीदारी की राय दी थी, और किरण जी ने भी आईटीसी पर 490 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और 469 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह आईटीसी पर दी है। इस बीच हमारे साथ कुणाल परार भी जुड़ चुके हैं। कुणाल, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आप बताएं, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज? गुड मॉर्निंग आप सबको। स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया में सबसे पहला जो स्टॉक है इमामी लिमिटेड है, जो 598 के अराउंड का उसका क्लोजिंग था। किरण जी ने आईटीसी दिया है, ऑलरेडी एक एफएमसीजी में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकता है, पर्टिकुलरली बाउंस बैक के रूप में। तो मुझे लग रहा है कि इमामी भी वहां पे एक अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखिए तो एक बुलिश एंगल फॉर्मेशन बनाया था। उतना ही नहीं, जो पहले एक रेजिस्टेंस था वो भी एक अच्छा खासा सपोर्ट स्टॉक के लिए बन चुका है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इमामी में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इमामी खरीदारी करके चलने की सलाह है। लेवल प्रेजेंट लेवल पे इमामी जो है 598 599 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चलने की सलाह प्रेजेंट लेवल से। लोअर लेवल पे जो हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे 575 का। एसएल थोड़ा सा बड़ा है, 4% का है, लेकिन ये वॉलेटिलिटी में इतना एसएल रखना जरूरी हो जाएगा। टारगेट की बात कर लेते हैं तो पहला जो टारगेट है वो है 620 का है, और 620 जैसे ही ब्रेक होगा लाइकली चांसेस है कि ऊपरी लेवल पे और भी अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, और वहां पे हमें 650 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इमामी यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो आईटीसी जहां पर किरण जी ने खरीदारी की राय दी है और कुणाल ने इमामी उसी सेक्टर पर खरीदारी की राय, 620 से 650 तक के लेवल्स इस स्टॉक पर नजर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से, और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां निकल कर आई है वो बताने के लिए अब हमारे साथ शरद और जिनय दोनों साथ में जुड़ चुके हैं। लेकिन शरद, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, खबरों के लिहाज से कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल, अब जो है हम बात करने वाले हैं आज खबरों वाले शेयर्स पे, आज कहाँ पे फोकस रहेगा। और मेरे साथ जुड़े हैं जिन्हें भी जो ब्रोकरेज टेक भी बताने वाले हैं। सबसे पहले जो है ऑफ कोर्स ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। लगभग 3200 नए स्टोर्स जो है कंपनी खोलने वाली है, और इम्पॉर्टेंटली उन्होंने जो है एक कमेंट्री भी दी है, स्पेशली जो उनके सर्विस केयर के जो सेंटर्स हैं उसको लेके। दूसरा स्टॉक रहने वाला है इंडिया सीमेंट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी की जो औपचारिकता है पूरी एक्विजिशंस की वो अब कंप्लीट हो गई है। सीईओ श्रीनिवासन ने भी इस डील के बाद जो है इस्तीफा दे दिया है, और ओवरऑल एक्विजिशन कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीपीसीएल कोल इंडिया पे भी जो है नज़र रहेगा। यहाँ पे इनकी जो जेवी हुई है, यहाँ पे जॉइंटली आप कह सकते हैं कि 12,000 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करने वाली हैं। और देखा जाए तो ओवरऑल कोल इंडिया का 51% जेवी रहने वाला है इस स्टेक में, और बाकी का 49% बीपीसीएल के पास रहेगा। अगर हम बात करें नाल्को की तो यहाँ पे जो है डील इन्होंने साइन किया है माइन करने के लिए कोल की उड़ीसा के स्टेट में, और इसके अलावा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाने वाली है लगभग 4 मिलियन टन्स पर एनम। ग्लैंड फार्मा के लिए थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो भी है। लगभग 10 ऑब्जर्वेशंस आए हैं ANSM फ्रांस से, जो कि फ्रांस का मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और ये जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं फ्रांस की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लेके है। इंटरग्लोब एविएशन हमारा अगला स्टॉक रहेगा। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी जो है इंटरिम सॉल्यूशंस ढूंढ रही है, जहाँ पे वो लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के ऊपर अपनी फ्लीट पे एडिशन कर सकती है। वही DLF की अगर बात करें तो इकरा ने रीअफर्म कर दिया है लॉन्ग टर्म रेटिंग का। उनकी सब्सिडरी DLF साइबर सिटी डेवलपर्स का AA+ का रेटिंग है। हालांकि आउटलुक्स जो है स्टेबल से बढ़ा के पॉजिटिव कर दिया। और आखिर में सूर्य रोशनी 1 जनवरी का जो है इन्होंने रखा है, जहाँ पे वो रिकॉर्ड डेट रखेंगे अपने बोनस को लेके। तो ये अहम स्टॉक्स है, खबरों वाले शेयर्स जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्हें ज़रा बताएं कि क्या इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज पिक्स या टेक्स आए हैं अभी। बिल्कुल, आज कई स्टॉक्स ब्रोकरेज के दम पर भी फोकस रहेंगे। शुरुआत करते हैं रेमंड लाइफस्टाइल से। तो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने अपने बाय रेटिंग को बरकरार रखा। जो टारगेट प्राइस दिया है रेमंड लाइफस्टाइल के लिए वो है 3000 रुपये का। उनका मानना है कि जो सेकेंडरी सेल्स है
वहाँ पे एक हमें 12 to 14% ग्रोथ, डबल डिजिट ग्रोथ नज़र आ सकती है FY25 में। और जो फेस्टिवल सीज़न देखने मिला था, उसी के साथ ऑनगोइंग जो सीज़न है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है उनको। और आगे चल के H1 FY26 में जो वेडिंग डेट्स है उसमें भी ज़्यादा डेट्स निकल कर आएगी वेडिंग सीज़न में। अगर हम H1 FY25 की बात करें तो वहाँ पे फर्स्ट हाफ में काफ़ी कम डेट्स नज़र आई थी, लेकिन सेकेंड हाफ में एक पिकअप नज़र आया और यही ट्रेंड FY26 के फर्स्ट हाफ में भी नज़र आ रहा है। और जो रेवेन्यू, एबिटा और पैट का जो उनका अनुमान है वो करीब करीब 9 से 11% का लगाया जा रहा है तीनों ही मैट्रिक्स के लिए, FY24 से FY27 तक। तो 3000 का टारगेट रेमंड लाइफस्टाइल के लिए। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा ओबरॉय रियल्टी। इलारा कैपिटल की रिपोर्ट है और जो टारगेट प्राइस है वो है 2350 रुपये। बाय रेटिंग बरकरार रखी है। कंपनी ने हाल ही में अलीबाग में काफ़ी बड़ा 81 एकर्स का लैंड अक्वायर किया है, जहाँ पे वो एक लग्जरी 5 स्टार होटल और रेसिडेंशियल विलास बनाएगी। उनका मानना है कि जो क्रॉस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है पूरा लैंड पार्सल का, वो है करीब करीब 4000 से 4500 करोड़ का। और उनको लगता है कि जो प्री सेल्स ग्रोथ कंपनी है वो रिपोर्ट करेगी 59% CAGR से FY24 से FY26 एस्टिमेट्स तक। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ का अनुमान भी लगाया जा रहा है इलारा कैपिटल से। और इंडस्ट्री लेवल पे देखेंगे तो उनको लगता है बेस्ट इन क्लास प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ से नज़र आएगी। जो FY24 में रेसिडेंशियल एबिटा मार्जिन है उनको 48% का नज़र आ रहा है, वही फर्स्ट हाफ FY25 में उनको नज़र आए 56% का एबिटा मार्जिन। तो काफ़ी पॉजिटिव नोट ओबरॉय रियल्टी पर। लास्ट में बात करेंगे क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स पे, तो JP मॉर्गन की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि नवंबर की अगर हम कार्ड इंडस्ट्री डिटेल देख ले तो वहाँ पे स्पेंड्स में एक 5% का ग्रोथ नज़र आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि ऑनलाइन जो स्पेंड्स है क्रेडिट कार्ड्स के, वहाँ पे एक दबाव देखने मिला है, 1% से एक हल्का सा गिरावट नज़र आया है टोटल ऑनलाइन स्पेंड्स में। इसके अलावा कंपनी स्पेसिफिक वाइज देख लेंगे तो SBI कार्ड्स वहाँ पे 20% का फॉल नज़र आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस स्पेंड्स में। और ICICI बैंक वहाँ पे भी एक 14% का फॉल नज़र आया है। वही बढ़ोतरी हमें देखने मिली एक्सिस बैंक और HDFC दोनों 8% से ग्रो करते हुए नजर आए। तो आगे चलकर क्या फोकस मेरे का क्रेडिट कार्ड में वो एसेट क्वालिटी ट्रेंड कैसे निकल कर आता है, ये की मॉनिटर वॉच आउट रहेगा क्रेडिट कार्ड के लिए। पेंडिंग का डेटा आया जिसके चलते कई सारे स्टॉक्स, इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर पर भी कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है जिसके दम पर कई सारे स्टॉक्स आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगे। जिनय और शरद, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच मयूरेश जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मयूरेश, सबसे पहले आपका नजरिया सीमेंट सेक्टर पर लेना चाहूंगी। फिलहाल में कंसोलिडेशन बढ़ता हुआ नजर आया, प्राइसिंग कंसर्न्स थे, वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी सॉफ्ट रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में। इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट पर फोकस है, लेकिन उसके बावजूद कॉम्पिटिशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। टॉप 5 प्लेयर्स मार्केट शेयर्स बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, जिसके चलते प्राइसेस बढ़ते हुए नजर नहीं आए। इस सेक्टर पर आपका क्या नजरिया रहेगा और क्या आप टॉप 5 प्लेयर्स पर में ही इन्वेस्ट करने की सलाह देंगे? मॉर्निंग आशीषा। नहीं, आई थिंक अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ को मैप करते हैं सीमेंट क्षेत्र के लिए तो वो जीडीपी की ग्रोथ को मिरर करती है। तो देश की जो जीडीपी ग्रोथ रहती है उससे 1.5 गुना ज्यादा सीमेंट की वॉल्यूम ग्रोथ आइडियली रहनी चाहिए। तो अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हम उम्मीद लगाए बैठे हैं 7 से 8% के बीच रहेगी, तो वॉल्यूम ग्रोथ सीमेंट क्षेत्र के लिए 10 से 11% के बीच में रहना चाहिए। दूसरा, आई थिंक एक जो ऑब्वियस और एक बहुत पॉजिटिव साइन रही है पूरे इंडस्ट्री के लिए इज कंसोलिडेशन, यानी जो अधिग्रहण चल रहे हैं, larger companies acquiring smaller companies at a reasonable valuation, not too excessive or not too expensive as well. ये डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री कंसोलिडेट कर रही है। तीसरा, अगर आप इनकी इनपुट कॉस्ट देखें, वेरियस इनपुट कॉस्ट दे आर स्टेबलाइजिंग एट दिस जंक्चर। और कहीं ना कहीं आई थिंक बोथ यूसेज ऑफ वेस्ट पावर जो ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने प्लांट्स में एंड रिन्यूएबल्स एज वेल, इससे आई थिंक जो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट है ये अगले कुछ तिमाहियों तक अच्छी खासी कम हो जाएगी, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स इनपुट कॉस्ट को लेके। ऑब्वियसली आई थिंक सम रीजन्स विल सी सम एलिमेंट्स ऑफ प्राइस हाइक्स, बाकी रीजन्स में प्राइस स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक सीमेंट एज अ सेक्टर जब गवर्नमेंट केपेक्स एक बहुत सिग्निफिकेंट फैशन में ग्रो होगा अर्बन रूरल अफोर्डेबल हाउसिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, volume growth should stabilize, top line should stabilize, margin should be relatively stable. और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक विद इन द एंटायर बास्केट ऑफ विद इन द सबसेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग, ये सेक्टर डेफिनेटली रडार पे रहेगा। ऑब्वियसली एट मार्केट्स में हमें लीडरशिप स्टॉक काफी पसंद है क्योंकि दे कैन टाइड थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स एज वेल। और ये सारी जो टेलविंड्स मैं बता रहा था
स्टॉक्स लाइक अल्ट्राटेक एज एन एग्जांपल जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, या स्टॉक्स लाइक जेके सीमेंट शायद आपके रडार पे रहने चाहिए। टेक सीमेंट, जेके सीमेंट जैसे कुछ स्टॉक सीमेंट सेक्टर से जहां पर आप जहां पर आप फोकस रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स और सेक्टर्स पर नजर डालेंगे और ऑटो सेक्टर पर सबसे पहले फोकस करेंगे। एक्साइड इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स सभी स्टॉक्स में मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेजी दिखी थी। कुणाल, आपसे पूछना चाहूंगी, एक्साइड इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, इन ऑटो स्टॉक्स पर आपका क्या व्यू बनेगा? सबसे पहले एक्साइड की बात कर लेते हैं। जिस हिसाब से एक्साइड इंडस्ट्रीज अभी ट्रेड कर रहा है, एक मोमेंटम बाउंस बैक के फॉर्म में देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ फिलहाल एक्साइड इंडस्ट्रीज ट्रेड कर रहा है। पहले भी देखे जाएंगे तो 410 के अराउंड का सपोर्ट लेके एक्साइड ने हमें ऊपरी लेवल पे 470 तक के लेवल दिखाए थे। तो व्यू जो रहेगा पॉजिटिव साइड का ही रहेगा, लेकिन मैं कहूंगा कि कंडीशनल बाय करेंगे यहाँ पे 421 के ऊपर, यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उसके ऊपर अगर आ जाता है प्राइस तो हम खरीदारी करके चलेंगे 410 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं तो इंट्राडे में ये तकरीबन 432 का पहला टारगेट और 432 ऐसे ही ब्रेक करेगा तो पोजिशनल लेवल पे 455 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली 410 के एसएल के साथ 421 के ऊपर यहाँ पे खरीदारी करके चलने के अच्छे खासे मौके बन जाएंगे टाटा एक्साइड में। और टाटा मोटर्स की बात करें तो ऑलरेडी किरण जी ने इसके ऊपर कॉल दे दिया है, एक अच्छे खासे बाउंस बैक की उम्मीद लग रही है। स्टॉक ने जो बुलिश कैंडल बनाई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उतना ही नहीं, आप देखो तो वीकली चार्ट में भी अच्छा खासा सपोर्ट है जो पहले एज अ रेजिस्टेंस काउंटर में आ रहा था। तो यहाँ से बाउंस बैक के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, खरीदारी करके चलने की सलाह है। जो फिलहाल पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन का जो लो है 717, उसका हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं तो इमीडिएट टारगेट जो उसका प्रीवियस बॉटम था 756 वो होगा, और 756 जैसे ही ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे 800 तक के भी लेवल हमें उसमें देखने को मिल सकते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय और टाटा मोटर्स पर भी 800 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। सेशन शुरू करने जा रहा है, बाजार खुल जाएंगे उससे ठीक पहले गिफ्ट निफ्टी से ठीक ठाक संकेत। मंगलवार को यूएस के मार्केट्स जो हैं सेंटा रैली दिखाकर क्लोज हुए। सो क्लियरली आज जो है क्यूज जरूर हम देखेंगे विदेशी मार्केट से कुछ हद तक मिसिंग नजर आएंगे, लेकिन ऑन दी फेस ऑफ इट फिलहाल जो संकेत नजर आ रहे हैं इस वक्त तो ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। कच्चे तेल की चाल में उबाल आप देखेंगे और साथ ही बुलियन मार्केट, सोने चांदी में भी एक्शन है, लेकिन क्यूज की कमी और हॉलिडे मोड में जरूर हैं हम। और इसी के चलते आइए डिस्कशन पॉइंट्स जो होंगे वो सेक्टर स्पेसिफिक ज्यादा होंगे और साथ ही ब्रोकरेजेस जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी रिसर्च टीम बताकर गई हैं उसके दम पर ज्यादा देखने को मिलेंगे। किरण, गुड मॉर्निंग टू यू। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के सेगमेंट से शुरुआत करना चाहूंगी। हमने देखा था मंगलवार के सेशन में आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, ये सारे स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इनफैक्ट ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव भी थी जहां पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन के लिए बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स होने की संभावना, और ये खबर हमने आपको बताई थी। उसके ठीक बाद इम्पैक्ट भी देखने को मिला। ऑफ कोर्स ये न्यूज़ फ्लो है और बैठकों का दौर बजट से ठीक पहले शुरू भी हो चुका है। कई सारे क्षेत्र हैं जो फोकस में हैं, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स पर ट्यूसडे सेशन को ध्यान में रखते हुए क्या आपको आज के लिए भी आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस जैसे काउंटर्स ठीक लग रहे हैं? सो ओवरऑल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो एमजीएल हमें काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप देखोगे तो जब से एमजीएल में गिरावट स्टार्ट हुई थी 2000 से लेके हमने देखा कि 1100 तक की गिरावट आई। उसमें लास्ट लेग ऑफ जो गिरावट थी 1200 से जो गैप डाउन हुआ था तो 1200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था। उसके बाद स्टॉक में रिपीटेडली हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न्स की शुरुआत हुई, लेकिन वापस हमने देखा कि 1300 के आसपास जो गैप रेजिस्टेंस था उसको सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से फॉल हुआ। तो कहीं ना कहीं 1200 एक पीवट रेजिस्टेंस था जो अब एक सपोर्ट का काम कर रहा है। साथ ही साथ 20 डेज मूविंग एवरेज को भी उसने रिटेस्ट करके उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एमजीएल लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस कंसीडरिंग द टेक्निकल एनालिसिस। तो जब तक 1200 के नीचे नहीं जाएगा, कोई भी डिप आता है आज के दिन में या आगे चल के, तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। 1200 के एक स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में इमीडिएट लेवल पे आप 1320 का 1330 का एक जो रेजिस्टेंस है एज अ टारगेट आप समझ सकते हो। जैसे ही 1320 का लेवल क्रॉस होगा यहाँ पे एक सुपीरियर रैली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आईजीएल लुक्स प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस, डेफिनेटली वन कैन गो लॉन्ग। ओके, सो आईजीएल, एमजीएल पर एक आउटलुक 1330 के टारगेट से एमजीएल पर नजर आ सकते हैं। गिरावट में खरीदारी के मौके और आईजीएल में भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की यहाँ पर राय बनती हुई दिख रही है। लेकिन लिकर, लीजर एंड होटल स्पेस, कुणाल एक राय आपसे जानना चाहेंगे
ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं नवंबर के महीने से ही ये सेगमेंट्स हैं जो कि अच्छा खासा एक्शन सीजनलिटी फैक्टर के चलते भी दिखाएंगे। और यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड, यूनाइटेड स्पिरिट्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा मजबूती के साथ 3% की तेजी यूबीएल के चार्ट्स में देखने को मिली। होटल काउंटर्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए। इंडियन होटल्स, लेमन ट्री होटल्स में भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम नज़र आ रहा है। इस स्पेस पर आपकी राय क्या होगी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानसी। वेल, यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कर लेते हैं, उसके पीएस, यूबीएल, रेडिको, एबीडीएल। तो एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कर लें, जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है 1565 के अराउंड खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉक ने देखने जाए तो ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे दिया है नेकलाइन का, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का। तो ऊपरी लेवल की मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकती है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे जो एसएल रहेगा वो रिसेंट का जो बॉटम है 1530, तो सिर्फ साइड हम 1525 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 1565 के अराउंड स्टॉक का क्लोजिंग है। टारगेट की बात कर लेते हैं, सबसे पहला टारगेट है 1600 का है। 1600 जैसे ही ब्रेक होता है 1650 तक की भी लेवल हमें एज ए टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। तो यूनाइटेड स्पिरिट खरीदारी करके चलने की सलाह है 1525 के एसएल के साथ। 1600 का पहला टारगेट, 1645, 1650 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सामने अगर मैं होटल इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो नो डाउट छुट्टियां अच्छी खासी जा रही है। एंड इस बार तो जो एक्चुअली रील्स देखो आप, या अगर ट्विटर देखो या इंस्टाग्राम देखो या एफबी देखो, कहीं ना कहीं जो रील्स आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो वीडियोस आ रहे हैं, इतने सारा लोग छुट्टियां मनाने जा रहे हैं कि भीड़ भाड़ इतनी है कि ट्रैफिक जमा हो चुका है रोड पे ऐसा। तो कुछ ना कुछ होटल इंडस्ट्रीज पे भी इसकी इफेक्ट आएगी। इंडियन होटल की इसको लेके बात करें तो एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। ऑल टाइम हाई पे है, 862 के अराउंड स्टॉक का क्लोजिंग था। लोअर लेवल पे देखने जाए तो 848 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जो पिछले 3 दिन का बॉटम है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। सुपर साइड हम 845 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 862 के अराउंड खरीदेंगे, 845 का एसएल मेंटेन करेंगे। 875 का पहला टारगेट है और 875 जैसे ही ब्रेक होगा ऊपरी लेवल पे 900 तक के भी लेवल एज ए टारगेट हम इंडियन होटल में देखने को मिल सकते हैं। बात तो सही कही कुणाल आपने। जिस तरह के मीम्स, जिस तरह के वीडियोस इस वक्त हम देख रहे हैं वेकेशन मोड में, इनफैक्ट वी शुड थैंक यू ऑल गेस्ट किरण, कुणाल एंड मयूरेश की वेकेशन सीजन में जहां पर बाजार में लगातार हम देख रहे हैं अक्रॉस दी ग्लोब तो मार्केट्स में छुट्टियां ही हैं, आप अपना समय हमें दे रहे हैं और हमारे साथ इंडियन मार्केट के सेशन में जुड़ भी रहे हैं। सो थैंक्स फॉर दैट। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। रियल एस्टेट पैक पर क्योंकि सीमेंट पर अभी आपने अपना एक नजरिया बताया, और रियल एस्टेट सेक्टर पर ओबेरॉय रियल्टी इन पर्टिकुलर पर एक रिपोर्ट आई है एलारा कैपिटल की, और खरीदारी की राय तो इनकी थी ही, और इन्होंने टारगेट्स में बढ़ोतरी भी की है। दोबारा खरीदारी की राय दी है। 2350 के लक्ष्य 2283 के लेवल्स पर ये क्लोज हुआ है। इनका ये कहना है कि एक्सपेंशन जो है कंपनी डोमेस्टिकली काफ़ी अच्छा कर रही है। महाराष्ट्र में ही अलीबाग में लग्जरी विला होटल्स बनाने के प्लान्स हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव छोटी अवधि में के लिए नजर आएंगे। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024 से 26 में प्री सेल्स ग्रोथ जो है वो 59% होने की संभावना भी जताई है। फंडामेंटली न सिर्फ ओबेरॉय रियल्टी लेकिन रियल एस्टेट प्लेयर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर आपको क्या कौन सा नजर आ रहा है, और निवेश के लिहाज से किस तरह के सेंटिमेंट्स होने चाहिए? मॉर्निंग मानसी। नहीं, द होल वर्ल्ड इज ऑन लीव और हम शायद काम कर रहे हैं, बट हमारे ग्लोबल ऑफिसेज बंद है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्पाइट है। तो इंडियन मार्केट आवर्स में ही हमें काम करना पड़ता है। मुझे लगता है, आई थिंक जो रियल एस्टेट सेक्टर है, ऑब्वियसली आई थिंक जो एक साइकिल से गुजर रहा है, देयर इज स्टिल अ गुड 2-3 years व्हिच आर रिमेनिंग फॉर दिस रियल एस्टेट साइकिल टू प्ले आउट। जो हमने पोस्ट कोविड स्पेसिफिकली नए लॉन्चेस देखे थे, जो प्री सेल्स वेलोसिटी देखी थी, that has continued till the last financial year. ये वर्ष में थोड़ी आई थिंक एक स्टेबिलिटी या कंसोलिडेशन दिखा जा रहा है नंबर्स के ऊपर, बट द प्लेयर्स हैव आल्सो प्रोबेबली अडॉप्टेड अ वेरी एसेट लाइट स्ट्रेटजी। यानी जब ये टियर 1 टियर 2 सिटीज में पूरे कर रहे हैं, दे आर नॉट हैविंग अ एक्सेसिव केपेक्स लेड प्रोग्राम, दे आर टाइंग अप विद पार्टनर्स टू प्रॉब्ली इंश्योर कि बैलेंस शीट पे डेट बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है। दूसरा, अगर आप देखिए जो इन्वेंट्री लेवल्स की चिंता थी कुछ वर्षों पहले पोस्ट कोविड, obviously that started coming off. Certain pockets in certain regions में थोड़ी inventory built up start हो गई है. You're obviously also seeing some element of pricing pressure starting to come through, क्योंकि जो unorganized market है,
स्पेसिफिकली आई थिंक लार्ज मेट्रो एरियाज में जो रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, देयर इज अ लार्ज अनडेवलप्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, अनलिस्टेड मार्केट इफ आई मे से, दैट इज प्रोबेबली आल्सो गेटिंग इनटू दिस। थर्ड, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड नंबर्स, अगर आप कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर को देख लें, ओबेरॉय देख लें, आप मैक्रोटेक डेवलपर्स देख लें, they've actually put out better numbers in terms of pre-sales, in terms of cash flows, in terms of margins, in terms of their leverage component coming down. और इसलिए शायद ये स्पेस में जो एक अर्निंग्स का एक मोमेंटम है, ये शायद बरकरार रह सकता है। Obviously players like Oberoi, DLF, if you continue holding, you should. But we actually like a proxy to this entire play. तो कैपिटल साइट इंफ्रा में काफी पसंद आ रहा है, दो तीन वजह से। एक, इनकी जो ऑर्डर बुक है 9,000 करोड़ की, ये ऑब्वियसली अगले 4 या 5 वर्षों के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। दूसरा, ये जो ईपीसी काम करते हैं हाई राइजेस के लिए, तो मेट्रो एरिया से टियर 1 एरिया जहाँ पे वर्टिकल डेवलपमेंट हो रही है, एंड द ऑर्डर बुक दैट दे प्रोबब्ली एक्सपेक्टेड टू एग्जीक्यूट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट डोमेन में, ये शायद बढ़िया हो सकता है। और इसे हमें लगता है कि रियल एस्टेट डेवलपर्स लाइक ओबेरॉय, डीएलएफ डेफिनेटली होल्ड करें, बट अ प्रॉक्सी प्ले लाइक कैपेसाइट कैन एक्चुअली शो रीजनेबल अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। बिल्कुल, कह सकते हैं कि रियल एस्टेट पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, ना सिर्फ अफोर्डेबल रियल एस्टेट, लेकिन अब तो प्रीमियम रियल एस्टेट में भी काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखा है। एटलीस्ट 2024 की स्टोरी तो यही बयां कर रही है, और ग्रोथ 2025 के लिए भी बरकरार रहने की पूरी संभावना है। लेकिन जहां 2025 की हम बात कर रहे हैं, बजट 2025 को लेकर इकोनॉमिस्ट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक की। ग्लोबल चुनौतियों से निपटने, रोजगार बढ़ाने सहित सभी सेक्टर्स की ग्रोथ बढ़ाने को लेकर इस अहम बैठक में बातचीत हुई। बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हुई और कौन सी चर्चाएं हुई और खास डिटेल्स क्या हैं, आइए ये सब जानते हैं। इन्फॉर्मेशन लेकर सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, बताएं। बजट 2025 से लगभग एक महीना पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इकोनॉमिस्ट से, सेक्टोरल एक्सपर्ट से और काफ़ी लोगों से मुलाकात की। अर्थव्यवस्था को जानने के लिए बातें जो हुई वो इस प्रकार थी कि बड़ी जो एक कह सकते हैं कि बड़े लक्ष्य की तरफ भारत बढ़ रहा है 2047 तक विकसित भारत की तरफ, उसमें क्या योगदान हो भारत का, उस पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई। उसके अलावा बजट में किस तरह से चीज़ें आ सकती हैं, क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत उस पर भी बातचीत हुई। जॉब्स की बात हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हुई, स्टॉक मार्केट का इशू भी टच किया गया। ये सब बातें कल प्रधानमंत्री ने जो है मोदी जी ने उससे बातें की। कैसे जीडीपी ग्रोथ 7 से 8% बरकरार रखा जाए और कैसे भारत एक समय में जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उसमें कैसे अपना योगदान दे सकता है या अपनी बढ़ोतरी दिखा सकता है, इस सब पे चर्चा हुई। हम जानते हैं कि भारत अभी भी सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इसमें कैसे इसे बनाए रखा जाए इसके ऊपर भी चर्चा हुई। मॉर्गन स्टैनली के एमडी थे इसमें काफ़ी, और दूसरे जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, डीके जोशी थे, क्रिसिल के, केयर रेटिंग की सिन्हा थी। सो ये सब इकोनॉमिस्ट ने चर्चा की प्रधानमंत्री मोदी से। लगभग 1 घंटे बैठक चली और इसमें विस्तृत चर्चा हुई कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को और बढ़ोतरी की तरफ लिए जाना चाहिए। ठीक है, बैठकों का दौर आगे भी जारी रहेगा और ये तो एक बैठक है। अभी तो खैर वित्त मंत्री भी कई बैठक करेंगी, बजट आने ही वाला है, आपको सब चीज़ों के बारे में थोड़ा पता ही है पहले से, और इट्स रूटीन एक्सरसाइज। मेरे को ऐसा उसमें कुछ बड़ा दिखा नहीं, बट हाँ ठीक है, फिर भी ये जो इंपॉर्टेंट बातचीत हो रही है वो आपके सामने रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है, इसलिए हम रख भी रहे हैं। किरण जानी, कुणाल परार, मयूरेश जोशी, तीनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। उन तीनों से फटाफट से 1-2 चीज़ें और समझ लेते, फिर धीरे धीरे करके इंडिकेटिव टिक्स आना भी शुरू हो जाएंगे। तेज़ी वाले शेयर्स के अंदर जो हमने बढ़िया पोजीशंस बनती हुई देखी थी, उसमें एक इंडिगो का शेयर भी है। 63% मार्केट का शेयर, बढ़िया पोजीशनिंग है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, क्रूड के अंदर ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। मयूरेश सर, किसी के पोर्टफोलियो में नहीं है, पोर्टफोलियो में रख ले ना, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैंने एक बार भी प्राइस का नाम और भाव बोले ही नहीं कि 4600 है, 2400 है, 5000 है, 6000 है। जिसके पोर्टफोलियो में नहीं है, पोर्टफोलियो में रख ले इंडिगो, बस इतना ही पूछ रहा हूँ। मॉर्निंग निम्पित जी, आपने अगर कहा तो बिल्कुल रखना चाहिए। तो मुझे लगता है आई थिंक जो डायनेमिक्स है इंडस्ट्री की ऑब्वियसली फेवर कर रही है। हॉलिडे सीजन जैसे कुणाल और किरण कह रहे थे इज इन फुल स्विंग एट दिस जंक्चर। कंपटीशन के मद्देनजर जो नए फ्लीट एडिशन होने वाले हैं उसको अभी भी थोड़ा समय लगेगा, और इसलिए इनकी जो मार्केट शेयर है, जो यूटिलाइजेशन लेवल या लोड फैक्टर्स है, दैट शुड प्रॉब्ली सस्टेन। इनपुट कॉस्ट ठीक ठाक है, क्योंकि आई थिंक अगर आप क्रूड प्राइसेस देख रहे हैं कि रेंज बाउंड ट्रेड में है अराउंड 45%,
इनपुट कॉस्ट एविएशन कंपनीज की क्रूड से आती है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग्स में स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, बिल्कुल मोमेंटम बरकरार रह सकता है इंडिगो जैसे। ठीक है, तो मतलब ये लेसन बहुत साफ है आपसे सर, बस मेरे को यही समझना था कि भाई होना चाहिए, आप कह रहे हैं बिल्कुल होना चाहिए। भाई भाव की बात आती है तो टेक्निकल एनालिस्ट आपको रेट बता ही रहे हैं लगातार, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो को डिज़ाइनिंग की बात बोल रहा। देखिए 2025 आता है ना, कई बार ऐसा लगता है कि अब आप वापस अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करें, तो जो लोग पहली बार कर रहे हैं या फिर पुराने लोग भी हैं, तो अगर रीडिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं तो इंडिगो को डाल देना अंदर अपने पोर्टफोलियो के अंदर, बस ये पॉइंट था। टाटा केमिकल्स क्या 2025 के अंदर चलेगा? 2024 सिर्फ उम्मीदों का था, अभी चला अभी चला अभी चला, बट वो चल नहीं पाया। कुणाल भाई 2025 टाटा केमिकल्स के लिए कितना अच्छा साल रहने जा रहा है? वेल, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। टाटा केमिकल की बात कर रहे हैं तो फिलहाल स्टॉक 1067 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि ये साल टाटा केमिकल के लिए अच्छा साबित हो सकता है। लगातार स्टॉक एक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल पे 1000 का सपोर्ट आ रहा है। इतना ही नहीं, अगर वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे भी स्टॉक एक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है और जितनी भी मूविंग एवरेज है वो सारी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव साइड का ही है, बस टाइमिंग के लिए एक कंसोलिडेशन में चला गया था। और डिम्पी जी, जब भी स्टॉक एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन में जाता है तो समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। सो व्यू पॉजिटिव साइड का ही रहेगा, खरीदारी करके चलने की ही सलाह रहेगी टाटा केमिकल में। लोअर लेवल पे हम यहाँ पे जो एसएल मेंटेन करके चलेंगे वो 1000 का ही होगा। एसएल बड़ा है क्योंकि वॉलेटिलिटी इन दिनों थोड़ी बढ़ गई है काउंटर में। सो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1067 के पास 1000 का आप एसएल मेंटेन करके रखिए। टारगेट 1120 का रहेगा और 1120 जैसे ही ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे आपको 1200 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए सक्षम है। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, 1:2 का है। खरीदारी करके चलिए 1000 के एसएल के साथ। 1120 से लेकर 1200 के लेवल ऐसे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, डन। तो ये पॉइंट भी टेकन हो गया। अब एक और शेयर के बारे में चर्चा करते हैं। अब एक नहीं बल्कि उसी कैटेगरी के दो शेयर हो गए। लेके आइए जरा स्विगी को और जोमेटो को। किरण भाई एक बार जरा दोनों शेयर आप चेक कर लो टेक्निकली, जिसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो बता दो। सिर्फ ट्रिगर ये है कि हम नए साल के आसपास ऑर्डर्स के फ्लो को देखेंगे। ये ऑर्डर्स का फ्लो कई बार भाव में भी आ जाता है, इसलिए मैं इसका थोड़ा बेनिफिट लेना चाहता हूँ। बस मेरी यही अप्रोच है, और कोई ज़्यादा मैं इतना लंबा चौड़ा सोच नहीं रहा कुछ भी। स्विगी और जोमेटो में कौन सा ज़्यादा ठीक है, जरा कैलकुलेट करके बता दो। सो डेटा पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें जो टेक्निकल चार्ट्स अवेलेबल है तो डेफिनेटली जोमेटो लुक्स प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस। रीजन बिंग यहाँ पे आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, जिसका राइट शोल्डर का स्टॉप लॉस जो है वो 260 के आसपास का है। करंट मार्केट प्राइस आप देखोगे तो 274 के आसपास है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। एक और पॉइंट के 50 दिन और 100 दिन की मूविंग एवरेज जो है वो भी कहीं ना कहीं 270 265 के आसपास की है। सो मल्टीपल सपोर्ट है। मोमेंटम इंडिकेटर पे आप देखोगे तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल फॉर्मेशन के हिसाब से या तो रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से जोमेटो लुक्स प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस 260 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में 310 320 का टारगेट आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि जनवरी फर्स्ट वीक तक आ सकता है। तो जोमेटो डेफिनेटली लॉन्ग करके जाना चाहिए। ठीक है, जोमेटो लॉन्ग करके जाना चाहिए। भाव वगैरह लिख दिया हमने, स्टैंपिंग लगा दी है। लिखतम और वक्तम दोनों काम पूरा कर रहे हैं आपके लिए। एक और शेयर भी है जिसका ये दिसंबर में बोलूँगा मंथ को बहुत ही ख़राब रहा। ये पूरे साल की मेहनत को भी ले गया और आगे कन्विक्शन भी कमज़ोर कर गया। उस शेयर का नाम है सीमेंस। एक बार ज़रा दिखाना सीमेंस का मंथली दिखाना, सीमेंस का 6 महीने का चार्ट दिखाना और सीमेंस का साल का चार्ट भी दिखाना। आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। हालांकि 7 दिन में 12%, 1 महीने में करीब 8% और 3 महीने में 6%, सब नेगेटिव है। लेकिन फिर भी एक मंथ में इसकी जो गिरावट है आप देख पा रहे हैं, ये शेयर करीब करीब 8000 तक पहुंच गया था, लेकिन आज इसकी कीमत 6600 है। मेरेश भाई, बताया गया है कि इन्होंने गाइडेंस अच्छी नहीं दी, मैनेजमेंट ने कुछ एक कंसर्न दिखाए आगे के रोड मैप को लेकर। वो बात अगर इतनी सच बोल रहे हैं तो ये पनिशमेंट पूरी हो गई या फिर अभी और मिलेगी? नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक द वर्स्ट इज प्रॉब्ली इन द प्राइस, क्योंकि जो इनकी कमेंट्री थी वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स व्हाट दे आर डूइंग, और स्ट्रीट ने अनुमान लगा दिया कि शायद इनके पास ऑर्डर्स आएंगे ही नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है आई थिंक कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस फ्रॉम दिस क्वार्टर ऑनवर्ड्स ठीक ठाक ऑर्डर फ्लोज आने चाहिए अक्रॉस दी स्पेक्ट्रम, और इसलिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री के लिए
जो ऑर्डर फ्लोज की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो बुक टू बिल रेशियोज पे ये बैठे हैं, और जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चलते हैं कि जो एग्जीक्यूशन ये कर पाएंगे अगले कुछ तिमाही और वर्षों के लिए, ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एज अ स्पेस interestingly poised है because of government support. प्राइवेट के पिक्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम शुड कम बैक, बट सीमेंस के स्टॉक के ऊपर जो प्राइस रिएक्शन आई थी मुझे लगता है थोड़ी एग्जैजरेटेड। आई थिंक द वर्स्ट इज प्रॉब्ली नाउ इन द नहीं सर, मैं भी हल्का सा आपके साथ बिल्कुल एग्री करूंगा। मैं थोड़ा टेक्निकली जोड़ दूंगा। आपने तो खैर अपने इंटेलिजेंस से बताया, फंडामेंटली चीज़ें करके, मैं थोड़ा टेक्निकल भी प्रूव कर देता हूँ। देखिए, डबल टॉप नहीं बल्कि ट्रिपल टॉप है ये। ट्रिपल टॉप आप नहीं, तीनों चोटियाँ एक बराबर हैं, आप देख रहे होंगे। इसमें कोई ज़्यादा टेक्निकल सी पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो कोई भी लेमैन भी देख लेगा इसको देख के, अच्छा तीनों बार एक ही जगह पर आके रुका हुआ है। वो प्राइस था 8,000 का, ये जैन के प्राइस हैं, फिर मिडिल अक्टूबर के आगे और फिर हम दिसंबर पे आ गए। तीनों बार का प्राइस फेलियर हुआ और तीनों बार का जो फॉल है वो काफ़ी सीवियर था। इस बार का फॉल करीब करीब 200 दिनों की एवरेज तक ले गया। तो ये जो फॉल हो चुका है, तो उसके बाद फिर से एक मौका है पुल बैक करने का। आज किसी वजह से अभी जो इंडिकेटिव टिक्स आ रहे हैं, आप उसमें देखोगे सीमेंस हल्के से हरे निशान के साथ खुल रहा है। मेरा ऐसा मानना है, और इसलिए मैंने मोहित सर से पूछा कि पनिशमेंट पूरी हो गई है, छोटा मोटा रिस्क रिवॉर्ड ज़रूर लेना चाहिए। अब नहीं लोगे तो बॉस फिर कब लोगे? 200 दिनों का एवरेज है, 3 बार का हैंस प्रूव्ड फॉर्मूला है, छोटा मोटा तो लो। 10-20 शेयर के साथ एक्सपेरिमेंट तो करो। 20-50 रुपये नीचे लगा देना स्टॉप लॉस एक एक्सपेरिमेंट लेने के लिए, इससे बेहतर समय नहीं हो पाएगा। बस ये पॉइंट मैं और आपके साथ ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जो मयूरेश भाई ने बोला कि अब पनिशमेंट ऑलमोस्ट पूरी हो रही है। खैर, मैं कुछ और शेयर्स पर आ जाता हूँ जहाँ पर थोड़ी और दिक्कत है। BSC का शेयर दिखाइए एक बार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSC का। कुणाल सर एक बार ज़रा इस चार्ट को देखिएगा, काफ़ी बढ़िया से चला हुआ शेयर है ये। क्या आज और चलेगा, यानी कि अगली सीरीज में और चलेगा? अभी F&O का पार्ट भी है बाय द वे। वेल, F&O का पार्ट है, वॉलेटिलिटी यहाँ पे बढ़ सकती है और ऊपरी लेवल पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि आप देखिए तो एक डार्क क्लाउड कवर बनाया था लास्ट फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में, और पिछले 2 दिन से हमें फॉलोअप मोमेंटम भी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और वो प्रॉफिट बुकिंग लोअर लेवल 5,250, और अगर 5,200 अगर ब्रेक होता है तो 5,000 तक के लेवल में भी देखने को मिल सकता है। एक अच्छी खासी रैली हमें इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है, तो अभी कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो ऊपरी लेवल का कोई अभी व्यू नहीं बन रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट करके चलने की भी सलाह नहीं दूंगा डिम्पी जी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अगर देखने जाए तो रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट के लिए उतना फेवरेबल नहीं बन रहा है। लेकिन लोअर लेवल की बात करें तो 5,250 और 5,000 तक के लेवल BSC में हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, डन। तो एक कुछ प्राइसिंग आपके सामने ही। 1 महीने में 22% चलने वाला शेयर है। अभी मैंने आपको सीमेंस जो दिखाया था वो 1 महीने में 8% टूटने वाला शेयर है। तो जहाँ पे एक्सट्रीम हो रहा है ना, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें ज़रूर चेक करो। यही तो मौका है, यही जब नया साल आता है, दिवाली आती है, आपका पोर्टफोलियो में चर्निंग करने का समय होता है, तब आप इन सब शेयरों को ज़रूर चेक करो। खैर, मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद भी जुड़ रहे हैं। शरद से आज हम खैर नवरत्न शेयर तो पता करेंगे। शरद, अभी आप दिल्ली आए थे, आपने ताजमहल को देखा? क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो दिल्ली आसपास आते हैं वो एक बार ताजमहल को जरूर देखने जाते हैं। आपने देखा है क्या? नहीं डिम्पी सर, बहुत सारा कुहासा था या फॉग था, तो जो हम कह सकते हैं कि मुझे ताजमहल तो नहीं देखा, लेकिन इंडिया गेट जो है वहाँ पे जो है ज़रूर थोड़ी सी देखी। लेकिन हाँ, ऑफकोर्स स्क्रीन में तो दिख रहा है, बहुत सुंदर है। और अगली बार अगर दिल्ली आऊँगा तो ज़रूर जो है आगरा ज़रूर जाऊंगा। वहाँ पे ऑफ कोर्स विंटर सीज़न है तो चाय वाय सब चलेगा और फ़ोटोज़ भी बहुत खींचेंगे। और बस यही है, आगरा में तो अभी ताजमहल दिख भी रहा है बहुत सुंदर से। बट दिल्ली से मैं जब गया तब तो नहीं दिखा। लेकिन हाँ डिम्पी, ठंड बहुत थी और बहुत इन्जॉयबल फील हुआ था। मतलब ऑफ कोर्स मुंबई के गर्मी में जो है हमें ऑलवेज इरिटेट करके रखते हैं, ह्यूमिडिटी रहता है। बट दिल्ली में ऑफ कोर्स विंटर में जो है ज़रूर 3 या 4 दिन हो या 2 दिनों पर ज़रूर जाइएगा। जब आएंगे आप की तो आपको ना केवल हम आपको बताइएगा, आपको ना केवल हम ताजमहल दिखाएंगे, बल्कि अब 26 जनवरी की परेड भी यही निकलती है विजय पथ पर, हाँ, कर्तव्य पथ पे। तो आप देखेंगे अब आपको 26 जनवरी की परेड के भी यहाँ पे बढ़िया से मूवमेंट आपको दिखेगी 26 तारीख को। खैर, बाय द वे, आप पहले हमको जरा वो बता दीजिए नवरत्न शेयर, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल डिम्पी, सबसे पहले जो है नवरत्न में हम बात करेंगे। हमारा पहला स्टॉक रहेगा ओला इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक का 3,200 से ज़्यादा नए स्टोर्स जो है कंपनी खोलने वाली है और उसके साथ साथ सर्विस सेंटर्स भी रहेंगे। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिल सकता है स्टॉक में। दूसरा स्टॉक रहेगा इंडिया सीमेंट्स और आपका अल्ट्राटेक सीमेंट। इनके जो है टोटल डील कंप्लीशन हो चुकी है और अल्ट्राटेक की बात करें तो ओवरऑल सीईओ एन श्रीनिवासन ने भी अपनी रेजिग्नेशन दे दी और कंपनी अब सब्सिडरी बन चुकी है। ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ रहा है। तीसरा स्टॉक रहेगा बीपीसीएल और कोल इंडिया। यहाँ पे जॉइंटली 12,000 करोड़ का एक जेवी पे वो इन्वेस्ट करेंगे। ये एक कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है जहाँ पे कोल इंडिया का 54% स्टेक रहेगा जेवी में और बाकी का जो है बीपीसीएल में रहेगा। नाल्को की बात करें तो इन्होंने डाइल जो है साइन करवाया है माइनिंग के लिए कोल में उड़ीसा के स्टेट में। यहाँ पे उनकी कोल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी 4 मिलियन टन्स पर एनम और इसको जो है मदद की जाएगी फ्यूल सिक्योरिटी लेके क्योंकि वो कैप्टिव पावर प्लांट में यूज़ होगा। ग्लैंड फार्मा की बात करें तो एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रही है। उनकी आर्म को 10 ऑब्जर्वेशन देखने मिले हैं ANSM फ्रांस से, जो कि फ्रांस की मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी है और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है वो फ्रांस में लोकेटेड है। हमारा अगला स्टॉक रहेगा इंटरग्लोब एविएशन, जहाँ पे कंपनी जो है सोच रही है कि इंटरिम सॉल्यूशंस निकाल रही है जहाँ पे वो लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट को जो है उसको फ्लीट को अपनी ऐड कर सकती है। अब ये लॉन्ग रेंज फ्लीट जो है ऑफ कोर्स रहने वाला है आपके इंटरनेशनल ऑपरेशंस को लेके, तो शायद वेट लीज एग्रीमेंट भी हो सकता है बड़े बड़े दिग्गज एयरलाइंस के साथ। DLF की बात करें तो इकरा ने रीअफर्म कर दिया लॉन्ग टर्म रेटिंग का और ये उनकी सब्सिडरी DLF साइबर सिटी डेवलपर्स के लिए है, AA+ रेटिंग है। हालांकि जो आउटलुक है उसको स्टेबल से बढ़ा के पॉजिटिव कर दिया गया, तो स्टॉक के लिए न्यूट्रल ऑलमोस्ट इम्पैक्ट रहेगा या थोड़ी सी पॉजिटिव रह सकती है। हमारा 8वां स्टॉक सूर्य रोशनी। बोनस का रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो गया और जो रिकॉर्ड डेट है वो है 1 जनवरी को। और हमारा जो आखिरी स्टॉक है हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज सेगमेंट में, यहाँ पे रेमंड लाइफस्टाइल पे नज़र रखिएगा। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, रिटायरिएट बाई किया है, टारगेट प्राइस रखा है 3,000 रुपीज़ पर शेयर का और आगे जाते हुए वो कह रहे हैं कि जो डबल डिजिट ग्रोथ है 12 से लेकर 14% तक सेकेंडरी सेल्स में देखने मिल सकती है और तीसरे तिमाही के कलेक्शंस में भी इम्प्रूवमेंट आ सकता है क्योंकि फेस्टिव और ऑनगोइंग वेडिंग डिमांड सीजन में अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने मिल रही है। आगे जाते हुए 9 से लेकर 11% तक का CAGR अगले 3 साल में रेवेन्यू EBITDA पैट में देखने मिल सकता है। बिल्कुल शरद, शुक्रिया 9 के नवरत्न की सूची हमारे साथ शेयर करने के लिए। और सच में ये नवरत्न लिस्ट है क्योंकि देखिए जो भी स्टॉक्स का जिक्र अभी शरद कर रहे थे, प्री ओपन में स्टॉक्स में हम मजबूती के साइंस भी देख रहे हैं जहां पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। फार्मा, सीमेंट, रियल एस्टेट और ओला इलेक्ट्रिक जैसे काउंटर्स, साथ ही ब्रोकरेजेस के रेडार पर रेमंड लाइफस्टाइल और सूर्य रोशनी न्यूज़ फ्लो के चलते फोकस में रहेगा। प्री ओपन में आप देखेंगे यहाँ पर न्यूज़ फ्लो के चलते एक मूवमेंट जरूर नजर आएगी। प्री ओपन टिक्स की ही अगर बात करें, शुरुआत में हमने देखा 23,500 के नीचे प्री ओपन टिक्स ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड के साथ खुले, लेकिन अब 23,750 के लेवल्स के आसपास 23,750 के भी पार हम देख रहे हैं। करीब 50 अंकों की मजबूती के साथ खुलने की तैयारी निफ्टी की। और सेंसेक्स में भी बिकवाली का दबाव प्री ओपन टिक्स में जरूर देखने को मिला, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे करीब 100 अंकों की मजबूती के साथ खुलने के साइंस यहां पर भी नजर आ रहे हैं। करेंसी पर एक फोकस होना चाहिए। लगातार करेंसी में गिरावट का ट्रेंड हम देख रहे थे और ये ट्रेंड आज भी जारी है। रिकॉर्ड निचले स्तर पर लुढ़का है रुपया। डॉलर के मुकाबले 85 पैसे और 85 रुपए और 20 पैसे के सामने 85 रुपए और 23 पैसे पर आज खुलता हुआ। लास्ट क्लोज के हिसाब से 3 पैसे की कमजोरी जरूर नजर आएगी, लेकिन लगातार रुपए में जो कमजोरी का ट्रेंड है लगातार, इनफैक्ट तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जब हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड लोअर लेवल्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। करेंसी पर डीप डाइव एनालिसिस और डिटेल रिसर्च भी विश्व मोहन ने आपको बताई थी। एक बार फिर से आपको विश्व मोहन से बात करेंगे और बताएंगे करेंसी के इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है। लगातार हम देख रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब करेंसीज में डॉलर की मजबूती बढ़ रही है और उसके ठीक सामने दूसरी करेंसीज और रुपए की अगर देखें कमजोरी जो है उसमें इजाफा ही होता हुआ दिख रहा है। खबरों के दम पर जो स्टॉक्स एक्शन में थे उसमें से किरण जी, ओला इलेक्ट्रिक सर्विस सेंटर के साथ 3,200 से ज्यादा नए स्टोर्स खोलने की बिजनेस एक्सपेंशन की तैयारी की खबर आती दिखी और इस वक्त हम देख रहे हैं करीब 3.25% की मजबूती गेन्स के साथ प्री ओपन में स्टॉक 97 के लेवल्स पर खड़ा है। कोई टेक्निकली राय इस पर बनती है? अगर हम देखें तो ओला में कहीं ना कहीं IPO आया, उसके बाद से एक अच्छी खासी हमने 3-4 दिन में
उछाल देखा, ऊपर 168 तक गया, वहां से जो करेक्शन आया नीचे में कहीं ना कहीं 67 के आसपास बेस बनाया। अब ये ड्यूरिंग द बेस उसने कप एंड हैंडल पैटर्न बनाई है और आज का जो फॉलोअप बाइंग है कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट है, तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। 90 रुपीज का एक टेक्निकली स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। अगर 90 रुपीज का स्टॉप लॉस या तो 90 रुपीज का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो ओला में वापिस आप ऊपर में या 130 140 तक की रेंज देख सकते हो। तो काफी अच्छा एक बेस पैटर्न बनाया हुआ है कप एंड हैंडल, तो 90 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। कुणाल, सूर्या रोशनी पर एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। वैसे तो खबर है बोनस के लिए 1 जनवरी कंपनी की रिकॉर्ड डेट तय की गई है और बैठक होगी और उसके बाद बोर्ड मीट के बाद इनफैक्ट रिकॉर्ड डेट के जरिए 1 जनवरी जो है एक इम्पैक्टफुल या उससे आगे के दिन इम्पैक्टफुल जरूर होंगे, लेकिन इस खबर का इम्पैक्ट इस वक्त करीब 2% की तेजी के साथ 561 के लेवल्स पर। सूर्या रोशनी मोमेंटम देखने जाए तो फिलहाल साइडवेज मोमेंटम ही है। पिछले एक हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन की बात करो तो ऊपरी लेवल पे 575 और लोअर लेवल पे 540 इसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो कोई क्लियर डायरेक्शन फिलहाल स्टॉक में नहीं मिल रहा है, तो मैं इसको फिलहाल अवॉइड करके चलने की सलाह दूंगा। मयूरेश, 2 स्टॉक्स जो काफी मजबूती के साथ चल गए हैं, कोफोर्ज और डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अब सवाल यह है कि काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। डिक्सन टेक ही पिछले 1 महीने का ट्रेंड देखें, ऑलमोस्ट 15% के गेंस ये दिखा चुका है और 6 महीने में तो 60% चल गया है। और साथ ही कोफोर्ज की अगर बात करें, महज 2 महीने की चाल ऑलमोस्ट 40% के गेंस दिख चुके हैं। सवाल ये है कि अब इतने महंगे हो चुके हैं, क्या यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी बनती है? और साथ ही जिनके एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उन्हें कब तक वेट करना है? नहीं, तो मानसी आई थिंक एक्सपेंसिव हो चुके हैं एंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट शुड बी ओनली टेकन ऑन लोअर लेवल्स, या जब ये बेस बनाते हैं लोअर लेवल्स पे, जैसे हम देखते हैं मार्केट्स विद इंडिया में। बट वैल्यूएशंस महंगे हो चुके हैं। ऑब्वियसली आई थिंक कमेंट्रीज बहुत सपोर्टिव है। तो एक्सेंचर के नतीजों के बाद अगर आप कोफोर्ज के एम्फेसिस देखें, ये स्टॉक्स के मैनेजमेंट ने जो कमेंट्री दी है रेवेन्यू ग्रोथ को लेके, मार्जिन्स को लेके, ऑर्डर बुक को लेके, एग्जीक्यूशन को लेके, आई थिंक दैट इज ऑल पॉजिटिवली गेटिंग प्लेड आउट। और मिड कैप आईटी क्षेत्र से मुझे लगता है कि ये चुनिंदा स्टॉक्स अभी भी आई थिंक आउट परफॉर्म करेंगे एज फार एज आउटलुक इज कंसर्न्ड। जहां तक ईएमएस स्पेस का सवाल रहा है, स्टॉक्स लाइक डिक्सन हैव डन एक्सेप्शनली वेल। आई थिंक जो हम उम्मीद लगाए बैठे इन टर्म्स ऑफ द ओडीएम पार्ट, इन टर्म्स ऑफ मोर ऑर्डर्स कमिंग देयर वे, जहां तक सेमीकंडक्टर्स हुआ, न्यू बिजनेस लाइंस हुई, जो पीएलआई स्कीम्स की अनाउंसमेंट है, जो चाइना +1 है, ये सारे फैक्टर शायद प्ले में है। बट अगेन आई थिंक थोड़ी प्राइस मूव एग्जैजरेटेड हो चुकी है, वैल्यूएशंस महंगे हैं, लेट स्टेज बेसिस में जैसे हम देख रहे हैं, जिनके पास बने रहना चाहिए। बट आई थिंक मॉनिटर नंबर्स कैसे आते हैं हर तिमाही में, एंड बेस्ड ऑन योर रिस्क रिवॉर्ड आई थिंक आप स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट अब खुलने को तैयार हो रही है और अगर आप देखेंगे तो करीब 48 पॉइंट बढ़त के साथ खुल रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल ट्रिगर्स थोड़े कम हैं, छुट्टी चल रही है, तो इसलिए इन्हीं ट्रिगर्स के साथ आपको चलना होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 23% अब लॉन्ग होल्डिंग्स रह गई है और ये थोड़ा आगे जाने के लिए बैकफुट पे आ रहे हैं, एफआईज लग रहा है। और अगर आज हम किसी तरह से 850 के ऊपर क्लोज कर जाएं तो ये बहुत अच्छी क्लोजिंग दिसंबर सीरीज की मानी जाएगी। ऑलरेडी हमको वाईटीडी रिटर्न यानी कि साल भर का भी रिटर्न जो है वो करीब करीब 10 से 11% मिल रहा है। 162 पॉइंट की बढ़त के साथ आज बैंक निफ्टी है 51,395 पे, 51,500 पार होते ही शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर दबेगा। ये नई सीरीज में ऑलरेडी एंटर कर चुका है। सीरीज इस बार लंबी है, 29 तारीख 30 तारीख तक जाएंगी। बजट से पहले की सीरीज है। टिपिकली मार्केट्स में प्री बजट रैली का एक माहौल बन सकता है, आगे खैर डाटा ही बताएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बिल्कुल शांत शुरुआत कर रहे हैं, इनके पास कोई एग्रेशन एज सच नहीं है। और इसके अलावा अगर आप विक्स वगैरह भी देखेंगे तो 13 पे है। इसका मतलब मार्केट में कोई बड़ा मूव ना तो रेजिस्टेंस का ना ही सपोर्ट का आपको टूटते हुए दिखेगा। कुल मिला के आज आराम से ट्रेड करने का दिन है। ऑप्शंस वाले थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाजार में अगर क्रिटिकल लेवल ब्रेक होते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है मेरे को, अगर वो ब्रेक होते हैं तो फिर आप ऑप्शंस में एंटर करना, अदरवाइज राइटिंग ही सबसे बेस्ट तरीका है ट्रेड करने का। चलिए मार्केट की कर रहे हैं ओपनिंग, उसके बाद फिर हम सीधा शेयर्स पे आ जाएंगे जब ओपनिंग के लेवल्स आपको स्क्रीन पर आना शुरू होंगे। पहला टिक 48 पॉइंट का और अब सीधा 61 पॉइंट, 65 पॉइंट ऊपर और अब 188 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी अब 250 पॉइंट हो चुका है। बैंक निफ्टी
बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 51,500 के बिल्कुल मुआयने पर आ चुका है। 51,500 पार 60 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय निफ्टी आपको दिख रहा है। स्लाइटली विक्स थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, ये वापस नीचे आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा डल रखेगा। 300 पॉइंट की बढ़त आपको निफ्टी पे दिख रही है और देखते देखते मार्केट का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से थोड़ा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी के अंदर बढ़त काफ़ी अच्छी आई है और यही बड़ी वजह है कि एचडीएफसी की जो बढ़त आई हुई है वो थोड़ी आपकी हेल्प कर रही है मार्केट के अंदर। दिखाइए जरा वो पाँचों छठे शेयर जो हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं और आपको बताते भी रहते हैं उन सभी शेयर्स में क्या हो रहा है। एचडीएफसी बैंक करीब 0.5% ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर 1 से 1.5 रुपये की बढ़त है। टीसीएस, इन्फोसिस ऑलमोस्ट फ्लैट दिखेंगे आपको। एचयूएल और एलएनटी भी दिखाना, स्पीड से दिखाते जाइए। एलएनटी भी दिखाओ, एचयूएल भी दिखाओ, इन्फोसिस भी, टीसीएस भी। ओह ठीक है, तो आईटीआई हल्का सा डल है, एचयूएल भी डल है, एलएनटी भी डल है, तो जो मोमेंटम है थोड़ा बहुत एचडीएफसी से मिल रहा है और यही बड़ी वजह है कि बैंक निफ्टी 51,500 पार कर गया। मैंने सुबह आपको चार्ट के जरिए बताया था कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है क्योंकि उसने तो 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट तक नहीं किया ढंग से और बैंक निफ्टी ने अभी तक पाया नहीं है, इसने अब तक छोड़ा नहीं था, तो इसको रिवॉर्ड स्वाभाविक है पहला मिलना था जो मिल रहा है। अब अपने स्क्रीन पर ये सब कुछ चेक भी कर रहे हैं। खैर एनी हाउ, अब मैं आ जाता हूँ टॉप गेनर्स पे। देखिए निफ्टी ने जो शुरुआती बढ़त बनानी थी वो बनाई है, 80 पॉइंट करीब ऊपर आ चुका है। 23,800 का लेवल यहाँ पर भी आ गया है, ये बहुत क्रिटिकल लेवल है। 23,800 पहले 5 मिनट में आ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर ये मेंटेन रहता है तो आज में थोड़ा और ड्रैगिंग मार्केट की हो सकती है। सुबह हमने यही बात आशीषा को भी बता रहे थे कि मार्केट के अंदर अब थोड़ा बहुत पैसा ज़रूर लगाना चाहिए और जिन्होंने शुरुआत में भी लगाया तो इंट्राडे गेन भी उनके पास आ रहा है। आते हैं जरा गेनर्स पे, तो निफ्टी के जो आज के टॉप गेनर्स हैं, पहला बीपीसीएल, आईसीआईसीआई बैंक दिखाते रहना स्क्रीन पर, ट्रेंट और इंडसन बैंक, इन सब के पास आधे से पौने 1% तक की बढ़त है। ये जो ऑयल मार्केटिंग वाली कंपनीज हैं इनका रोल ओवर के नंबर ठीक आए हैं, मैंने खुद से चेक किए। अगर आप देखना चाहें तो एक बार अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लेना। हाँ, एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी ठीक है, 1300 वर्सेस 600 है। एनएससी का बता रहा हूँ, वैसे तो एफ&ओ का तो ठीक है ही है, एनएससी का भी रेशियो ठीक है। इसका मतलब ज़्यादातर शेयर्स की पार्टिसिपेशन आपको दिख रही होगी। करीब 90 पॉइंट की बढ़त अभी आपको निफ्टी पे है। जो शेयर कमज़ोर हैं उसमें बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ, नेस्ले ऐसे शेयर्स कमज़ोर हैं। ये हीट मैप से भी आप चेक कर पा रहे होंगे कि सबसे आगे आईसीआईसीआई बैंक, फिर कोटक बैंक, फिर इंडसन बैंक, फिर एचडीएफसी बैंक, ऊपर एक्सिस बैंक, फिर एसबीआई। तो बैंकिंग का दबदबा आज आपको न केवल बैंक में बल्कि इसकी वेटेज निफ्टी पर भी है, वो भी आपको दिख रहा है। ये कुछ बैंकिंग के एनएससी के इंडेक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें परसेंटेज में तो आईडीबीआई है बट वेटेज में सबसे आगे एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। निफ्टी आईटी इंडेक्स थोड़ा डल है, टीसीएस ने अभी हरा निशान पाया है, इन्फोसिस ने भी पाया है बट थोड़ा डल है। अभी आप आईटी से बहुत उम्मीद मत करो, जब चक्का चल ही रहा है बैंकिंग का तो फिर पहले बैंक को चलने देते हैं, फिर देखते हैं आगे और क्या होता है। ठीक, तो आप इसी तरह से थोड़ा देख के अपना ट्रेड अपने हिसाब से चलते जाइएगा, नोटिस करते जाइएगा। अब 450 अंकों की बढ़त है, आपको अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रियल एस्टेट के कुछ एक काउंटर्स, इसी तरह से मेटल्स से काउंटर्स भी हैं। और एक और चीज़, जब चर्निंग हो रही हो ना तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जहाँ पर अच्छा पैसा बना है वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करने में बुराई नहीं है। या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, मार्केट में आया हुआ पैसा ही प्रॉफिट कहलाएगा, नहीं तो M2M लॉस या M2M गेन बन के सिस्टम में रह जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आया हुआ पैसा चला जाए, इसलिए थोड़ा सा समझदारी का परिचय देते हुए आप आराम से काम कीजिए और शांति से ट्रेड कीजिए। बाजार कहीं नहीं भागा जा रहा। अब शतक लगा दिया निफ्टी ने और 23,826 है, 23,850 के पार बंद हुआ, बहुत बढ़िया क्लोजिंग मानी जाएगी और ये बात हमने सुबह भी आपको नोटिस कराई थी। अब मेरे दोनों सहयोगी मेहमानों के साथ कनेक्ट करके आपके सामने ओपनिंग के ट्रेड रखेंगे। चलिए, मंथली एक्सपायरी के दिन हम देख रहे हैं शुरुआत तो काफ़ी मजबूत, काफ़ी अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। 23,800 के पार और 51,700 के पार बैंक निफ्टी के सभी 12 के 12 शेयर्स में मजबूती के साइंस हम देख रहे हैं। आज मिड कैप स्मॉल कैप की बारी नहीं है, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में साइंस जो है मजबूती के नज़र आ रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप में हल्के फुल्के गेंस के साथ ही इस वक्त शुरुआत देखने को मिली है। बैंकिंग, पीएसयू बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक प्लेयर्स हो, इस खेमे में अच्छा खासा एक्शन आप देख पाएंगे। इसके अलावा कंजम्पशन थीम
पर भी बिल्कुल नजर रखिएगा, क्योंकि लास्ट 2-3 सेशन से हम देख रहे हैं कि स्लो एंड स्टेडीली लेकिन एफएमसीजी स्पेस भी है वो मोमेंटम पिक करने की कोशिश कर रहा है। आइए ओपनिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं, बाजार की इस शुरुआत को कैसे देख रहे हैं वो। किरण, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए शुरुआत होते ही कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर और किस तरह से देख रहे हैं मार्केट की इस ओपनिंग को आप? सो ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो जैसे हमने मॉर्निंग में कहा था कि 51,600 कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कि मार्केट उसको रिटेस्ट करेगा। आप देखिए कि शुरुआत में ही मार्केट ने उसको रिटेस्ट करके सस्टेन कर रहा है। अब कहीं ना कहीं 51,651 700 के बीच में 100 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो अगर फर्स्ट हाफ यहाँ पे टिक जाती है बैंक निफ्टी, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम सेकंड हाफ तक इसको 52,000 तक भी देख सकते हैं। काफी अग्रेसिव बात हम कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है एंड इट कैन बी लेड बाय प्राइवेट बैंक्स लाइक एचडीएफसी एंड कोटक बैंक। बट साथ ही साथ आप देखोगे तो फार्मा के अंदर भी काफी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना हुआ है। तो फार्मा के अंदर वी वुड लाइक टू सजेस्ट सन फार्मा। आप देखोगे तो पिछले 10 दिन से सन फार्मा कंटिन्यूसली 1820 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो आज जिस तरह का चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली यहाँ पे एक बार आप ध्यान दे सकते हो। 1820 के ऊपर अगर ये स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो 1850 1860 तक की एक शॉर्ट कवरिंग रैली आप देखने को मिल सकती है। सो सन फार्मा लॉन्ग कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 1800 का रखना है और ऊपर में 1850 तक के टारगेट आप देख सकते हैं। तो सन फार्मा लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस। चलिए, तो बिल्कुल शुरुआत मजबूत है, लेकिन ऐसे में डिफेंसिव्स को नहीं भूलना है क्योंकि ट्रेंड तो मार्केट का अभी वॉलेटाइल है और इसी के चलते सन फार्मा, ये राय किरण की। किरण, क्या टारगेट मानकर चल रहे हैं सन फार्मा में आप? 1850 प्लस के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 से 2 दिन में। ओके, 1 से 2 दिनों के लिए 1850 तक के टारगेट्स महज 2 ट्रेडिंग सेशंस में नजर आ सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी को भी अगर देखेंगे, आरईसी पीएफसी के चार्ट्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। मजबूती के साथ शुरुआत यहां पर होती हुई देखने को मिली है। फाइनेंस से जुड़े काउंटर्स पर भी नजर रखें। चोला फाइनेंस में अच्छा एक्शन इस वक्त देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें, बजाज होल्डिंग, यूनियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे काउंटर्स हैं जो कि नेक्स्ट कैटेगरी में अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। कुणाल, शुरुआत आप कैसे देख रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? वेल, मार्केट की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, अच्छे खासे मोमेंटम हमें देखने को मिले स्टार्टिंग सेशन में ही। आप देखें तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है जहां पे हमें कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिली थी, लेकिन आज के टाइम पे वो जो साइडवेज का ब्रेकआउट था वो भी आज हमें स्टार्टिंग में सेशन में देखने को मिल चुका है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, तो मैं कोटक बैंक पे ही फोकस करूंगा। कोटक बैंक यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। फिलहाल कोटक बैंक जो अभी ट्रेड कर रहा है 1767 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है 1740 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 1790 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, और 1790 जैसे ही ब्रेक होता है 1825 तक के टारगेट हमें कोटक बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो कोटक बैंक पे फोकस करके चलने की सलाह रहेगी। बैंक में खरीदारी के मौके फोकस यहां पर बनाकर रखें। आधे से 1% की तेजी 1766 के लेवल्स, यहां से तेजी जो है वो बढ़ती नजर आ सकती है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अगर देखेंगे, फार्मा और रियल्टी आज बैक सीट पर बैठे हैं। यहां पर हम देख रहे हैं हल्का फुल्का एक्शन या ना के बराबर एक्शन नजर आएगा, लेकिन इसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट, हर सेगमेंट में मजबूती। शुरुआत बैंक्स फाइनेंशियल से, उसके ठीक साथ ऑटो और ऑटो एंसलरी पर भी नजर होनी चाहिए। मजबूती वहां पर भी है। एनर्जी, मेटल और एफएमसीजी पैक में भी अच्छा खासा एक्शन इस वक्त शुरुआती तेजी के साथ देखने को मिला है। मयूरेश, बाजार की शुरुआत में कोई सेक्टर, कोई प्लेयर्स प्रॉमिसिंग आपको नजर आते हैं? तो अगर मानसी ये तिमाही के नतीजे के हिसाब से देखना है तो मुझे लगता है एग्रोकेमिकल एज अ स्पेस, उस पर डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। आई स्पोकन इट एट नॉजिया। आई थिंक जो बारिश रहे हैं वो ठीक ठाक रहे, रेजर्वोयर लेवल्स ठीक ही हैं, यानी जो समर क्रॉप था, खरीफ क्रॉप हैज बीन गुड, राबी क्रॉप का हार्वेस्ट अच्छा रहा है। एग्रोकेमिकल प्राइसेस आर लुकिंग डिसेंट, इनपुट कॉस्ट स्टेबलाइज हो चुके हैं। तो चुनिंदा डोमेस्टिक घरेलू आई थिंक जो एग्रोकेमिकल प्लेयर्स हैं, एग्रोकेमिकल स्पेस है, ये शायद इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है। एंड बीएफएसआई सिलेक्टिवली मुझे लगता है आई थिंक जो पिछले तिमाही में नतीजे आए थे ये काफी शानदार थे, बेटर देन व्हाट द स्ट्रीट वाज प्रॉब्ली एक्सपेक्टिंग। फॉर द फर्स्ट टाइम द लास्ट फ्यू मंथ्स आपने देखा है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है आउटपेस कर रही है क्रेडिट ग्रोथ को। तो ये स्पेस में आई थिंक जो बेटर रेटेड बैंक्स है और जो बेटर रेटेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, इस पे ध्यान दें। थोड़े माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड जो इश्यूज बैलेंस शीट पे परसिस्ट हो रहे हैं काफी प्लेयर से, ये थोड़े एनबीएफसी या ये स्पेस से थोड़े आई थिंक पहले रहना चाहिए। But selectively, I think BFSI, selectively housing finance companies should do well. So I think these two spaces, agrochemicals and BFSI, जहाँ पे लीडरशिप स्टॉक्स की अर्निंग अच्छी रह सकती है, I think ये दोनों स्पेसेस पे डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए।
ठीक है, जो शुरुआती बढ़त मार्केट के अंदर आई, मैं फिर से मार्केट्स पे इसलिए आ रहा हूँ कि जो शुरुआती बढ़त मार्केट्स के अंदर आई है वो आके अब एग्जैक्टली उसी जगह पर आके रुके जहाँ उसको रुकना चाहिए। 23,850 के आसपास का 200 दिनों का एवरेज है। 109 पॉइंट जोड़ते ही हम उस जगह पर आ गए हैं। ये 200 दिनों की एवरेज है, पार हो गया तो एक आप ऐसे सोचिए आप लक्ष्मण रेखा पार करके इस तरफ आ जाएंगे। नहीं पार हुआ तो यहाँ पे जितने गेन आए हुए हैं वो थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग में तब्दील भी होंगे। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो बिल्कुल सही टाइम पे फायर हुई। आप देखोगे आपस की लड़ाई, जो कश्मकश की लड़ाई जिसे हम कहते हैं, वो आपको साफ दिख रही होगी। 105 110 शेयर हैं, क्योंकि अब 200 से ज़्यादा शेयर हो चुके हैं F&O में प्लस माइनस करने के बाद। तब आप देखेंगे अब आप बराबर बराबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये F&O के शेयर्स क्यों देखे जाते हैं? एक्चुअली में F&O के शेयर्स के पास सबसे ज़्यादा वेटेज होती है। मार्केट की ब्रेड चेक करनी है तो NSE और BSE चेक करो, उसके अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप भी जुड़ता है। बट F&O बिना स्मॉल कैप और बिना मिड कैप के जुड़ता है, इसलिए उसको अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखा जाता है। ये इंडिया विक्स भी था, हमने आपके सामने रखे। फ्यूचर्स के नंबर्स भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ स्लाइटली, क्योंकि इसी मंथ का फ्यूचर है जो हम चल रहा है, करंट मंथ कहते हैं। तो इसमें 0.51 की थोड़ी और कवरिंग के ऊपर आ रहा है। कवरिंग एक लेवल तक तो ला सकती है, लेकिन उसके बाद पार पहुँचाने की हिम्मत थोड़ी लॉन्ग में होती है। बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजिशंस बनी है। ये जैन सीरीज है, इसकी ध्यान रखिए, क्योंकि एक्सपायरी एक दिन वन डे बिफोर हो चुकी है और 400 पॉइंट का प्रीमियम है। कल तक ये 500 पॉइंट का प्रीमियम था। हाई आर द प्रीमियम, ज़्यादा इच्छा शक्ति मानी जाएगी मार्केट के अंदर पोजीशन लेने की। ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हैं जो मैं टाइम टू टाइम आपके सामने रखता रहता हूँ, और हमारी कोशिश होती है कि छोटा मोटा जो हम स्टडी करते हैं, हमारा कुछ बैक टेस्टेड चीज़ें हैं वो हम आपके सामने रख दें ताकि उसका बेनिफिट आपको मिले। देखिए अभी 116 पॉइंट थे, अब हमने करीब 90 पॉइंट पे आ गए। यही बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी कि शॉर्ट कवरिंग से हम वहाँ तक तो पहुँच गए हैं, लेकिन पार करने की हिम्मत शायद हमारे में उतनी ना हो। देखते अभी और क्या होता है। स्लाइटली इंडिया विक्स बढ़ा है, बट ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अब आ जाते हैं कुछ शेयर्स पे, जहाँ पे पोजीशंस आज कैसी बन रही हैं। एक बार जरा ये चेक करने का समय है। पहले लॉन्ग साइड पे आता हूँ। कुणाल भाई जरा तैयार रहना, 3-4 शेयर फटाफट से लेता हूँ। PFC REC आज चलेंगे, चेक करो जरा सर। PFC REC कल पीएफसी की बात करूं तो डिम्पी जी यस डेफिनेटली चलेंगे। जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। प्रेजेंट लेवल में 460 के अराउंड स्टॉक है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनाई थी। लोअर लेवल पे 440 का एसएल मेंटेन करना है। टारगेट की बात कर लेते हैं, 460 पे स्टॉक है, खरीदारी करके चले 440 के एसएल के साथ। पहला टारगेट 475 का है। 475 जैसे ही ब्रेक होता है 500 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। सामने आरईसी की भी बात कर लेते हैं। आरईसी लिमिटेड फिलहाल इस लेवल पे जहां पे ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है कि आरईसी में भी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। फिलहाल स्टॉक 515 के अराउंड है। लोअर लेवल पे सपोर्ट आ रहा है 505 का। हम 500 का यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे, खरीदारी करके चलिए। 515 के अराउंड 500 का एसएल मेंटेन करके टारगेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहला टारगेट 527 का होगा, और 527 ऐसे ही ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे 545 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक और शेयर है किरण सर, जरा आप वो चेक कीजिएगा। 2 दिन पहले ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आई थी, फिलिप्स कैपिटल की और इलारा की। BEL एक्चुअली रिपोर्ट थी डिफेंस को लेकर, और उसमें उनका एक प्रेफर्ड शेयर था BEL, है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। जरा आप उसको चेक कीजिए, अभी 293 पे चल रहा है। दोनों रिपोर्ट 300 प्लस का टारगेट दे रही थी। जैन के लिए ले जाऊं BEL? 90 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, हमने देखा कि आगे एक बार उसने फेल किया, लेकिन जो लो बनाए थे वो हायर लोस थे। वापस जब उसने ब्रेकआउट दिया उसके बाद 320 तक के टारगेट है। अब वापस 290 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। साथ ही साथ 50 डेज और 100 डेज की मूविंग एवरेज भी है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 290 का उसके हिसाब से, और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 200 दिन की मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं 278 के आसपास है। तो 278 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लेके BEL लॉन्ग कर सकते हैं, और एक पोजिशनली 320-330 तक का टारगेट आप BEL के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक शेयर जरा मेरे को और पता करना है जो आज मार्केट के मोमेंटम में है। वैसे तो यूनियन और कैनरा बैंक दोनों आज चेक कर लेना, लेकिन एक सरकारी, दोनों में से एक चुनाव करवा लेता हूँ। यूनियन और कैनरा बैंक चेक करेंगे कुणाल सर आप? दोनों में से कोई एक चाहिए, या तो यूनियन या तो कैनरा। वेल सबसे पहले कैनरा बैंक का चार्ट देख लेते हैं। कैनरा बैंक फिलहाल 101 पे है
और साइडवेज मोमेंटम में है। यूनियन बैंक की बात करते हैं, यूनियन बैंक फिलहाल 120 पे है और कैनरा बैंक से अच्छा फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। यूनियन बैंक खरीदारी करके चलने की सलाह है यहाँ पे। लोअर लेवल पे 115 का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे, 120 के अराउंड है। टारगेट की बात कर लेते हैं, सबसे पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा 124 का होगा। तो 124 जैसे ही ब्रेक होगा, उसका जो रिसेंट टॉप है 130 का, वो भी टच कर सकता है। तो कंपेयर टू कैनरा, यूनियन बैंक अच्छा लग रहा है। ठीक है, यूनियन बैंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए बाय की स्टैम्प यूनियन बैंक पे लगी है। आप चॉइस करना चाहे तो कर भी सकते हैं, ये हमने लेवल्स वगैरह आपकी स्क्रीन पर डाल दिए हैं और अच्छा चल भी रहा। आप देख रहे होंगे चार्ट, खुद से देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। दो शेयर जो मेरे को लग रहा है कि आज एग्रेसिवली थोड़ा और वीक ना हो जाएं, चेक करवा लेता हूँ वो भी मैं। एक है हिंदुस्तान कॉपर और दूसरा है मन्नापुरम। किरण सर, दोनों शेयर जल्दी जल्दी चेक करके बताना, कोई ट्रेड बनता है तो बताओ। मंदी के शेयर हैं हमारी तरफ से दोनों, और अभी टूटेंगे, हिंदू कॉपर और मन्नापुरम। हिंद कॉपर और मन्नापुरम दोनों की बात करें तो मन्नापुरम में कहीं ना कहीं 200 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है। तो जैसे आपने बताया कंडीशनल बाय रहेगा, 185 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं। जब तक 185 क्रॉस नहीं करता है तब तक मैं शॉर्ट की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन जिनके पास है वो नीचे में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 178 का रखे, फ्रेश खरीदारी 185 के ऊपर ही हम करेंगे। हिंद कॉपर का चार्ट डेफिनेटली वीक है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे 270 के नीचे आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। और ऊपर में जब तक ये 280 नहीं ब्रेक करते तब तक ये जो बेरिश पैटर्न है वो कंटिन्यू रहेगी। तो शॉर्ट सेल के लिए 270 जैसे ही हिंद कॉपर टूटता है आप कर सकते हो। मन्नापुरम के लिए 185 के ऊपर हम बाई देंगे, शॉर्ट की सलाह मन्नापुरम में नहीं है। मन्नापुरम फाइनेंस और हिंदुस्तान कॉपर पर ये नजरिया, दोनों ही स्टॉक्स निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप लूजर्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में शामिल है। लेकिन इस बीच कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। बाजार में तेजी है, लेकिन उसके बावजूद रियल एस्टेट सेक्टर कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट, शोभा डेवलपर्स, फीनिक्स मिल्स, सभी स्टॉक्स में आधे से 1% की गिरावट है। कुणाल, क्या राय होगी आपकी रियल एस्टेट स्टॉक्स पर? कल एक अच्छी खासी मोमेंटम रिसेंट डेज में हमें देखने को मिल चुकी है। या तो आप सुबह की बात कीजिए, या तो आप डीएलएफ की बात कीजिए, प्रेस्टीज की बात कीजिए। प्रेस्टीज तो उसका ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। एक स्टॉक है डीएलएफ, जिसमें रिसेंट डेज में हमें एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, लेकिन सस्टेन नहीं, और वहां से करेक्शन भी देखने को मिल चुका है। लेकिन फिलहाल स्टॉक में वापस तेजी के मौके दिख रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली स्टॉक ने एक बुलिश सेरामिक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी बनाई है। लोअर लेवल पे जो सपोर्ट 822 का है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 822 के एसएल के साथ फिलहाल स्टॉक ट्रेड करे 840 का राउंड। पहले टारगेट की बात कर ले तो सबसे पहला टारगेट जो है 854 का रहेगा, 854 का रहेगा, और 854 जैसे ही ब्रेक होता है 876 के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो डीएलएफ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। खरीदारी करने की सलाह, लेकिन इस बीच ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक पर भी नजर डालेंगे। याद रखें, खबर आई कंपनी ने कुछ नए स्टोर्स खोले हैं और इसी के बाद ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में करीब 3% की तेजी का कारोबार आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखा है। दिन की ऊंचाई से गिरावट, लेकिन फिर भी 3% की तेजी। मयूरेश, क्या आप ट्रैक करते हैं ओला इलेक्ट्रिक? कंपनी की सर्विस सेंटर्स को लेकर काफ़ी कंसर्न्स थे, बीच में कुछ बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और बहुत सारी सर्विस कंप्लेंट्स भी आई थी, जिसके बाद स्टॉक में भारी गिरावट दिखी। करीब 65 तक के लेवल से स्टॉक ने टच किए हैं, लेकिन अब कंपनी का फोकस सर्विस स्टेशंस को लेकर रहेगा और उसी खबर के दम पर 3% की तेजी आज भी दिखी है। आपका क्या नजरिया रहेगा ओला इलेक्ट्रिक पर? नंबर्स नहीं है तो कहीं ना कहीं आई थिंक आई लुक एट नंबर्स। तो नंबर जब इंप्रूवमेंट दिखाएंगे तब देखेंगे स्टॉक को। तो मुझे लगता है आई थिंक द बेस्ट इज इन द प्राइस। बट जब तक एक स्टेडी स्टेट इंप्रूवमेंट आती नहीं है एवरी पासिंग क्वार्टर नंबर्स में, तो फॉरवर्ड मल्टीपल्स देना भी आई थिंक एक बहुत बड़ी टास्क रहेगी बोला जैसे स्टॉक के लिए। ऑब्वियसली आई थिंक जो अनाउंसमेंट ये कर रहे हैं सर्विस स्टेशन, नए लॉन्चेस जो लाएंगे अप्रैल में, बट कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। मुझे लगता है काफी कॉम्पिटिटर्स अच्छे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं एट अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो आई थिंक ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए। बट आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल कंपोनेंट विल बी नंबर्स। नंबर्स कैसे इंप्रूव होते हैं एवरी पासिंग क्वार्टर, अगर ये नहीं होते तो मुझे लगता है आई थिंक स्टॉक शायद एक अंडर परफॉर्म कर सकता है। सेंटिमेंटल इम्पैक्ट अच्छा है आप स्टॉक में देख रहे हैं, बट द बेस्ट इज स्टॉक इन द प्राइस। इम्पैक्ट स्टॉक पर, लेकिन जब तक फाइनेंशियल्स और नंबर्स अर्निंग्स में ट्रांसलेट नहीं होता तब तक इस स्टॉक पर कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, यह नज़रिया मयूरेश का। लेकिन इस बीच पीएसयू बैंकिंग स्टॉक से सेक्टर से दो स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ इस सेक्टर के टॉप गेनर्स में शामिल है। आईओबी
और यूनियन बैंक में भी करीब 2% की तेजी दिखी है। कुणाल, क्या राय होगी इन दोनों ही PSU बैंकिंग स्टॉक्स पर? कुणाल, आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। यूनियन बैंक की बात करते हैं। यूनियन बैंक 120 के अराउंड है, खरीदारी करके चलने की सलाह 115 के एसएल के साथ। पहला टारगेट 124 का होगा और वो जैसे ब्रेक होता है, रिसेंट जो हाई है 130, वो भी हमें देखने को मिल सकता है। तो यूनियन बैंक पे फिलहाल एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। यूनियन बैंक खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। करने की सलाह। 2% की तेजी के साथ निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स के टॉप गेनर्स में आज के सत्र में शामिल है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, रुपए की बात करेंगे। याद रखें, डॉलर रुपी में पिछले कुछ दिनों से भारी गिरावट दिखी है। इसके पीछे की फैक्टर्स क्या है और आज यहां पर कैसे मूव्स दिखे हैं, विश्व मोहन अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताएं। रुपए में डॉलर के मुकाबले अगर रिकॉर्ड गिरावट की बात करें तो लगातार 7वां सत्र है जब रुपए ने डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचला स्तर बनाया है। आज का इंट्राडे लो है 85 रुपए 25 पैसे, यानी लगातार ये कमजोरी चल रही है। इस साल की अगर बात करें तो 2.5% से ज़्यादा डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हुआ है और पिछले 2 महीने में ही हमने देखा कि 84 से 85 के ऊपर रुपया चला गया। अब 85 के लेवल को भी पार कर चुका है डॉलर के मुकाबले। डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। डॉलर इंडेक्स 2 साल के करीब है, 108 के आसपास है। जिस तरह की चिंताएं हैं, अनसर्टेनिटी है ट्रेड वॉर को लेकर, यहाँ पर किस तरह की पॉलिसी ट्रम्प की रहेगी, इस बात को लेकर भी चिंता है। तो ये सारे फैक्टर्स डॉलर को सेफ हेवन बना रहे हैं और उसकी डिमांड बढ़ रही है और बाकी अन्य करेंसी पर दबाव बढ़ रहा है। और सिर्फ रुपया नहीं, दुनिया की और भी करेंसी काफ़ी कमज़ोर रह रही है। चाइनीज युआन देखें तो 3.5% से ज़्यादा की गिरावट पिछले 3 महीने में आ चुकी है। जापानी येन में 3 महीने में 10% से ज़्यादा की गिरावट डॉलर के मुकाबले आ चुकी है और इसी तर्ज पर रुपया भी कमज़ोर हो रहा है। और हाँ, साल का आखिरी हफ्ता है तो यहाँ पर इंपोर्टर्स की तरफ से पेमेंट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए भी डॉलर की डिमांड रहती है। तो इंपोर्टर्स की जो डॉलर डिमांड है उसका भी दबाव है। तो जितने भी एक्सपर्ट्स यही है, फॉरेक्स रिजर्व, उन फॉरेक्स एक्सपर्ट्स का कहना यही है कि इस हफ्ते तक ये दबाव ज़्यादा रहेगा। अगले हफ्ते थोड़ी रिकवरी ज़रूर दिखेगी क्योंकि RBI और PSU बैंक लगातार कोशिश कर रहे हैं। फॉरवर्ड मार्केट में उनके जो एक्शन दिख रहे हैं उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और रुपये को थोड़ी राहत अगले हफ्ते ज़रूर मिलनी चाहिए। थोड़ी राहत मिल सकती है ये नजरिया, लेकिन याद रखें पिछले कुछ दिनों से भारी गिरावट यहाँ पर भी दिखी है। 85 के पार रुपया डॉलर के मुकाबले निकलता हुआ। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। अजित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहले इंटेलेक्ट डिजाइन 9.5% की तेजी के साथ निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है ये स्टॉक। अजित, क्या राय होगी आपकी इंटेलेक्ट डिजाइन्स पर? गुड मॉर्निंग आशीषा। तो देखिए, काफी शार्प रिकवरी इनफैक्ट आपको परसों के सेशन में देखने को मिली थी। एक डे का पॉज था, उसके बाद दोबारा से आपको उस तरीके का ट्रेंड रिज्यूम होते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, तो इंडिकेशन तो ये है कि ये मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। करीब 1050-1075 तक का जोन है जो कि प्रीवियस स्विंग हाई, वहां तक एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है, डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। 970 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होगा। फ्रेश बाइंग के लिए अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपको डिप अगर कोई मिलता है इंट्राडे में 985 990 के जोन में, तो वो एक ज्यादा बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और 1050 पहला टारगेट, उसके बाद 1075। ठीक है, एक काम और करते हैं, जरा नरेश भाई को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं ताकि उनके भी ये ट्रेडिंग कॉल्स हम आपके साथ लें। फिर प्रतीक अग्रवाल से भी बातचीत होगी 10:10 पे आज, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नरेश भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपके इंटेलिजेंस, आपका ट्रेड सर। तो अभी भी थोड़ा डिफेंसिव मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले बाय रहेगा ITC पर, जहां पे एक शॉर्ट टर्म रेंज ब्रेकआउट की तरफ है 480 के ऊपर। तो यहाँ पे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में टारगेट होगा 510 का, स्टॉप लॉस होगा 470। दूसरा एक बायबैक ट्रेडर NTPC जो 440 से लेकर 330 तक गिरा हुआ है। अब यहाँ से फोर्सफुल बाउंस बैक मिनिमम आना चाहिए 360 तक गोइंग फॉरवर्ड। स्टॉप लॉस होगा 325। NTPC एंड ITC दो ऐसे ट्रेड हैं। ITC तो आज सभी के जवाब पे है एक्चुअली, और डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। डिफेंसिव अपने सेक्टर की वजह से है, अपने नेचर की वजह से है, और प्राइसिंग की वजह से वो एग्रेसिव भी है। तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए दोनों ही के हिसाब से इसको काफ़ी सारे लोगों ने आज चुना। 510 का टारगेट और 470 का स्टॉप लॉस है। सुबह आशीषा भी बातचीत कर रही थी कि 2-3 लोगों ने और भी एक्सपर्ट्स ने इस पे रिकमेंडेशंस दी हैं। बट एनी हाउ
कुछ कुछ शेयर्स पे और आ जाते हैं जहाँ पर मार्केट का मोमेंटम बन रहा है। यूनियन बैंक थोड़ी देर पहले मैंने आपको नोटिस कराया था, थोड़ा और चला है, अब ये 2% ऊपर आ चुका है। इसके अलावा दोनों ही कंपनीज ऑयल मार्केटिंग की BPCL HPCL ऊपर है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। और एक और शेयर भी है, वो है कोल इंडिया। ये टिपिकली है तो डिविडेंड शेयर, बट फिर भी इसमें जब भी मोमेंटम आता है तो कई दिन तक कंटिन्यू कर जाता है। अजीत सर, एक बार जरा कोल इंडिया चेक करना, नई सीरीज के हिसाब से मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, आज ओपनिंग अच्छी कर रहा है ये। बिल्कुल निपी, देखिए काफी प्रेशर झेल चुका है ये स्टॉक। जो आप देखेंगे तो एक ग्रेजुअल डिक्लाइन जो 430 से लेकर 418 एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, उसके बाद एक जो दोबारा से फ्रेश ब्रेकडाउन आया है जो कि स्टॉक को पुश किया 380 तक। तो इन्हीं लेवल्स के पास से आप देखेंगे तो जो लास्ट रिकवरी आई थी, डिसाइसिव रिकवरी आई थी स्टॉक में इन द मंथ ऑफ मार्च, उन्हीं लेवल्स के पास से आई थी। बट थोड़ा सा जल्दी होगा कहना कि ये रिकवरी है, रिवर्सल है। और इमीडिएट मुझे लगता है कि 20 EMA वो पहला हर्ड जरूर रहेगा, करीब 400-402 के बीच पास। तो ओवरसोल्ड पोजीशन की वजह से एक रीबाउंड के लिए आप डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं। 384 मेरे हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 393 पहला टारगेट, उसके बाद करीब 400 का। ओके, ठीक है, तो ये टारगेट स्टॉप लॉस के साथ भी हम आपको दे रहे हैं। थोड़ा बुलिश व्यू स्टांस ले रहे हैं अजीत सर कोल इंडिया पे। जरा लगाइए बाय की स्टैंप और लेवल्स वगैरह भी लिख दीजिए। खैर, हम ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके लिए लेके आए हैं। एक अमोल अठावले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बताएंगे एक ऑप्शंस का ट्रेड। अमोल सर नमस्ते, जरा बताएं आज कौन सा ऑप्शंस ढूंढा है आपने? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। एक्सिस बैंक के साथ जाना चाहूँगा। एक्सिस बैंक जनवरी सीरीज का 1100 का कॉल ऑप्शन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है। 26 रुपीज़ के आसपास मैंने पिक किया था, अभी शायद थोड़ा सा ऊपर है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 46 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 19 रुपीज़ का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 12,500 का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 4375 का। मुझे लगता है एक बड़ा करेक्शन पूरा करने के बाद एक चार्ट में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है। आई थिंक ओवरऑल सेटअप दिखा रहा है कि काफी ओवरसोल्ड है। अगर ये रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू रहा तो जनवरी सीरीज में एक एक्सिस बैंक में टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आप एक कॉल प्लस करवा रहे हैं 1100 की स्ट्राइक की एक्सिस बैंक के, 26 रुपये का भाव, 19 का स्टॉप, 46 का, ऑलमोस्ट डबल का टारगेट है। आप रेशो देख पा रहे होंगे वो काफ़ी अच्छी है, 1:3 की है। 12,000 तक का प्रॉफिट आएगा और 4,000 तक का लॉस जाएगा। एक्सिस बैंक आज बैंकिंग का ठीक मूड भी ठीक दिख रहा है, और जो निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक्स हैं, उन सब की भी पोजिशनिंग आज काफ़ी ठीक है। शुक्रिया अमोल, ये ऑप्शंस का ट्रेड हमको बताने के लिए। नरेश भाई, आपके पास एक दो शेयर जरा और पूछने के लिए आ रहा हूँ मैं। SBI लाइफ जरा चेक करना, ये झटका लगा था GST काउंसिल के बाद, लेकिन अभी फिर से थोड़ा सा ठीक हुआ है। जरा देख के बताना ये पुल बैक का ट्रेड है क्या? आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है निफ्टी की, और अगली सीरीज के हम पोजीशन बना रहे हैं। SBI लाइफ सर। अभी भी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा कि हर ऊपर के भाव में सेलिंग प्रेशर रहेगा। स्टॉक अगर हम देखें तो पहले लीडर था पूरे सेक्टर में। स्टॉक ने ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है 1900 से लेकर अब 1400 के नीचे तक, और यही भाव था लास्ट एक साल में। 1350 1400 सपोर्ट है, बट बाउंस बैक में 1480 तक हो सकता है। बट ट्रेड में बहुत स्लो मूव होना चाहिए बिकॉज सेक्टर ओवरऑल प्रेशर में। सो फॉर नाउ अगर किसी को करना ही है ट्रेड तो 1380 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, और 1480 एक्स्ट्रा टारगेट होगा। ठीक है, ये NMDC एक ही जगह पर आके मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है सर। एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट NMDC पे सर एक बार जरा चेक करना महेश भाई, मैंने चार्ट भी स्क्रीन पर डाले हैं, एक ही जगह पर इसके सपोर्ट मिले हैं। ओके ठीक है, एक काम करते हैं नरेश भाई, आप चेक करो जरा इसको। NMDC एक ही जगह पे सपोर्ट है, चार्ट में स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। टेक्निकली अगर हम देखें तो जस्ट कुछ दिनों पहले स्टॉक ऑलमोस्ट ब्रेकआउट की तरफ आ चुका था 245 पर, फिर अनाउंसमेंट के बाद जब स्लोली ड्रिफ्ट हुआ है, फिर गैप एक बड़ा डिप भी आया था 3-4 दिन पहले। बट अगर हम देखें लास्ट एक साल का रफली जोन तो 205 to 215 है जो मेजर सपोर्ट रहा है ऑलमोस्ट लास्ट 12 महीनों के लिए। यहाँ से जब तक ये 210 के ऊपर एक बाउंस बैक आ सकता है 220-25 तक।
2.25 तक आ सकता है पुल बैक, तो एक पुल बैक का सौदा बनाएं आज, क्योंकि डेरिवेटिव्स के अंदर आज कुछ लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। सर फिर स्टॉप लॉस टारगेट भी पूरा दे दो। सो स्टॉप लॉस होगा 210 का, अपसाइड होगी 220-25। ठीक है, 220 तक का डालो और 205 की जगह 210 का डाल दो, तभी स्टॉप लॉस ये जायज़ माना जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं तो रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। 210 का एसएल डालो और 225 तक का टारगेट डालो, तो ये ठीक रहेगा इसके अंदर। ठीक है, एनएमडीसी एक पुल बैक का ट्रेड है, नोटिस हो रहा है, डेरिवेटिव शीट पे भी आया और साथ ही मैंने चार्ट भी चेक किए तो लगा कि हाँ ये पोजीशंस पूछ लेनी चाहिए। एक और शेयर भी है वो भी एक है तो पुल बैक का, बट उसके मैं ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ। एक बार नरेश आप ही चेक करना, वो है सीजी पावर, क्रॉम्पटन ग्रीस पावर के नाम से होगा शेयर, 727 रुपये के आसपास का चल रहा होगा। स्ट्रेंथ पावर कितनी है पुल बैक की? ज़्यादा तो लग नहीं रही है, मेरे को तो नहीं लगी, आप एक बार चेक कर लो। सो ओवरऑल देखे तो लास्ट 3-4 साल में सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, और अब एक इंडिकेशन दे रहा है कि एक टॉपिंग आउट पॉसिबली हो रहा है। एक जो 800 के आसपास एक टॉप बना था, फिर उसके ऊपर एक स्पाइक भी आया था 850 तक। अभी अगर जब ये 680-700 ब्रेक करेगा तो डाउनसाइड रिस्क ज्यादा है, तो अवॉइडेबल रहेगा। देखते देखते देखिए मार्केट के अंदर वही रेजिस्टेंस एरिया के आसपास हम आके रुके। आज का जो हाई बना है निफ्टी का 854 है। आई रिपीट, आज का मार्केट का जो हाई बना है 23,854 है। 200 दिनों की एवरेज भी यही ही है 23,854। तो मार्केट वहीं पे आया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको नोटिस भी करवाया था कि अब पुल बैक से बाजार यहाँ तक तो आ गया, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा जैसी है 850 पार होगा तो और चलेगा, नहीं तो हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता है। वहाँ से अगर आप देखो तो करीब 30 से 40 पॉइंट मार्केट ने शेड किए। ऑप्शंस के प्रीमियम जो स्टार्टिंग में एकदम से बढ़े थे एकदम से शेड हो गए हैं, खासकर निफ्टी के, क्योंकि आज उसकी वीकली और बड़ी वाली मंथली दोनों की एक्सपायरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज नोटिस हो रही है। मार्केट एक डिसिप्लिन बॉय की तरह है, ब्रेकआउट्स नहीं हुए बट ख़त्म हो गया आज का मोमेंटम जो शुरुआत में बना था। सेम विद बैंक निफ्टी भी दिखा हुआ आपको पता है ना कि वो आप कितनी तेज़ी से ऊपर आए थे और आपने ऑलमोस्ट 51,700 को टेस्ट कर दिया था, लेकिन अभी 51,700 200 पॉइंट ऊपर इस तरह से बैंक निफ्टी के भी खाली हुए हैं। तो थोड़ा ध्यान से आराम से ट्रेड कीजिए, एकदम से एग्रेशन मत लेके आइए अभी, बट हाँ ट्रेड ज़रूर कीजिए, मौका अच्छा मिल रहा है, ट्रेड ज़रूर करना चाहिए। आगे बढ़ें, एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेता हूँ। आज के जो शॉर्ट काउंटर्स है वहाँ से अजीत सर एक बार ज़रा चेक करना आप। कमिंस इंडिया, सीमेंस ने तो रोक लिया अपने आप को, बट कमिंस आज भी टूट रहा है, 2.5% नीचे है, कितना और टूटेगा सर? डिम्पी देखिए, पिछले 3-4 दिनों से हम यही देख रहे हैं कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आके ये वोलेटाइल हो गया है, और पास्ट में भी जैसे इस तरीके से एक डिप आया था करीब नवंबर मंथ में, और वहां से रिकवरी आई थी, तो उन्हीं लेवल्स के पास बेसिकली अभी होवर कर रहा है। 3250 के नीचे बेसिकली कंफर्मेशन आ जाएगा कि ये जो नेगेटिव टोन है एक्सटेंड होने वाला है, और उस केस में 3080 तक के लेवल्स पहला टारगेट की जोन की तरह होंगे। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी पोजीशन इनिशिएट करने की सोच रहे हैं तो 3250 के नीचे का वेट करिए ब्रेक का। 3350 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 3080 आपका पहला टारगेट, उसके बाद 3000। ओके ठीक है, देखिए कमिंस टूट रहा। सुबह सुबह हमने आपको सीमेंस के चार्ट भी दिखाए थे, एक बार सीमेंस जरा स्क्रीन पर भी दिखाना, और मैं भी आपको वापस बता देता हूँ सुबह हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे। फिर हमने मयूरेश सर से एक व्यू पॉइंट भी लिया। आज 52 रुपये ऊपर है, इसकी गिरावट थमी है एग्जैक्टली उसी जगह पर जिस जगह पर आज हम सुबह आपको नोटिस भी करवा रहे थे कि 3 बार का टॉप बना है ना, डबल टॉप नहीं है बल्कि ट्रिपल टॉप है, एक जैन में, फिर अक्टूबर में, देन दिसंबर में। सेम फॉल है, सेम पैटर्न है, टॉप बनते बहुत तेज टूटता है, लेकिन इस बार 200 दिनों की एवरेज पे आके रुका, तो प्रोबेबिलिटी हाई थी। सुबह हमने भी आपसे कहा था अब नहीं करोगे तो कब करोगे, कम से कम 10 शेयर के साथ तो एक्सपेरिमेंट करो। अगर आज 10 शेयरों का भी एक्सपेरिमेंट किया है, 50 रुपये पर है तो 500 रुपये की पत्ती जेब में आ चुकी है बॉस, सिर्फ 10 शेयर क्या होते हैं सीमेंस के। ठीक है, डन। तो ये हमें अच्छा लगा देख के कि हमने आपके सामने पॉइंट रखा और मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया। अभी आप देख रहे हो सीमेंस हरे निशान में, बट कमिंस डेज लो टेस्ट कर रहा है। इस बीच एमफी के शेयर्स के कैटेगराइजेशन में जनवरी के पहले हफ्ते से बदलाव होने जा रहा है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स का। हाँ,
नुवामा ने इस पर एक रिपोर्ट निकाली है। किन शेयरों की कैटेगरी में बदलाव हो सकता है, बताने के लिए शरद मेरे सहयोगी मेरे से जुड़ रहे हैं। शरद, जरा बताएं, ये जो एमफी का डाटा है ये क्या कहेगा? जी बिल्कुल, नुवामा की रिपोर्ट आई और ये फाइनल कन्विक्शन लिस्ट है कि कहाँ पे चेंजेस देखने मिल सकते हैं। जो कैटेगराइजेशन होता है मार्केट कैप हिसाब से, उसके बेसिस पे ये है। लेकिन याद रखिए, इसकी जो अनाउंसमेंट है वो पहले हफ्ते जनवरी में होगी। जो ओवरऑल इफेक्टिवनेस है स्कीम की वो फरवरी से लेकर जुलाई तक रहने वाली है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है कैटेगराइजेशन, जो अगले साल जो है जो फंड मैनेजर्स होते हैं, जो उनकी स्कीम्स होती है, उसको लेके जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि कहाँ पे ये स्टॉक्स में मूवमेंट देखने मिल सकता है। हालांकि कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा, ये बस एक कैटेगराइजेशन का है। लार्ज कैप की एंट्री की बात करें तो सीजी पावर, आरवीएनएल, पॉलीकैब, कमिंस इंडिया जैसे स्टॉक शामिल हो सकते हैं। और जो हाल ही में लिस्टेड कंपनीज हैं एज अ लार्ज कैप एंट्रेंट, वो इंक्लूड करते हैं हुंडई मोटर्स, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एनटीपीसी ग्रीन और स्विगी। अगर बात करें लार्ज कैप से मिड कैप वाले स्टॉक्स, जिनके जो है कैपिटलाइजेशन मार्केट की थोड़ी कम हो रही है और कैटेगरी में भी चेंज आ रहा है, वो इंक्लूड करते हैं एनएचपीसी, श्री सीमेंट, बीएचईएल, कैनरा बैंक, जेएसपीएल, मैनकाइंड फार्मा और अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स। अब अगर बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जहाँ पे मिड कैप में एंट्री का संभव है, वो सबसे पहले इंक्लूड करते हैं जी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 361 वैम है, केन्स टेक है, आदित्य बिरला फैशन है। और इसके अलावा अगर बात करें लिस्टिंग में, जो नए लिस्टिंग्स आए हैं वो इंक्लूड करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और विशाल मेगा मार्ट। कुछ स्टॉक्स हैं जो मिड कैप से स्मॉल कैप जा सकते हैं बाय डेफिनेशन। यहाँ पे स्टॉक्स को इंक्लूड करते हैं जैसे कि आईटीआई, डिलीवरी, हिंदुस्तान कॉपर, ग्लैंड फार्मा, बंधन बैंक। और अगर इस लिस्ट में शामिल हो तो यहाँ पे स्टार हेल्थ, गो डिजिट, जनरल इंश्योरेंस और एमआरपीएल भी जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे मूवमेंट देखने मिल सकती है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे कैटेगराइजेशंस की चेंजेस हो सकती है। तो ऑफ कोर्स इन स्टॉक्स पे ज़रूर फोकस रखिएगा, खास करके जो इनकी क्लासिफिकेशन होती है एमफी के ज़रिए। कैटेगराइजेशन के चलते कई सारे स्टॉक्स जो आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस पे रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच पावर फाइनेंसिंग स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। पीएफसी और आरईसी शुरुआती सुस्ती के बाद अच्छी खासी रिकवरी दोनों ही स्टॉक्स में दिखी है। पीएफसी 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार अब दिखा है, 1.3% की तेज़ी। और आरईसी की बात करें तो यहाँ पर भी शुरुआती सुस्ती के बाद तेज़ी, लेकिन अब फिर एक बार थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखी है। इस पर ही हमारे मेहमानों की राय ले लेते हैं। नरेश, क्या राय होगी आपकी आरईसी और पीएफसी पर? दोनों में बाउंस बैक हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें जो करेक्शन फिर से वही लोज के आसपास आ चुका है ऑलमोस्ट। जो अगर आरईसी देखे तो 490 से 500 का लो था लास्ट अक्टूबर नवंबर में, ऑलमोस्ट वहीं आ गया था और अब बाउंस बैक हो रहा है। और लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है दोनों का। सो यहाँ से फिर से 540 तक का बाउंस बैक हो सकता है। पीएफसी में सिमिलरली जो प्रीवियस लो था 430 440 बैंड था, ऑलमोस्ट वहीं पे आ गया। सो यहाँ पे भी बाउंस हो सकता है अराउंड 500 तक का स्लोली एंड स्टेडीली। ठीक है, तो ये नजरिया आरईसी और पीएफसी पर। इस बीच कुछ कैपिटल गुड्स स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। कमिंस इंडिया 2.5% की गिरावट के साथ कारोबार। याद रखें फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी कम हुआ है, जिसके चलते ऑर्डर इनफ्लोज भी काफ़ी कम रहे हैं सभी कैपिटल गुड्स कंपनीज के लिए। कमिंस इंडिया 3% की तेज़ गिरावट आज दिखी है। दिन के निचले स्तर पर कारोबार। एबीबी और सीमेंस, इन दोनों स्टॉक्स में भी लाल निशान में कारोबार दिखा है। अजित, क्या राय होगी आपकी इन कैपिटल गुड्स स्टॉक्स पर? देखिए किमिंस में तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अगर एबीबी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको नेगेटिव बायस ही नजर आ रहा है। स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। डिक्लाइन काफी शार्प था जो अभी 8,600 तक आया है। तो एक बेसिकली बीजर देख रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से। बट जिस तरीके से म्यूटेड या फिर ना के बराबर आप कहिए कि रिकवरी रही है इसमें पूरे इस कंसोलिडेशन में, पॉसिबिलिटी है कि एक डिक्लाइन एक्सटेंड करे करीब 6600 तक के मार्क, जो कि प्रीवियस स्विंग लो के पास सपोर्ट आता है, वहां तक रीटेस्ट करने के बाद आपको कुछ रिलीफ देखने को मिले। तो एज ऑफ नाउ डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी। जब तक 7000 के लेवल ये इंटेक्ट है तब तक यहाँ पे सॉलिड राइज मेंटेन करके चलिए 66-6650 के टारगेट्स के साथ। की सलाह एबीबी इंडिया पर 6600 से 6650 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। इस बीच रेलवे एंसिलरी कंपनियों से टीटागढ़ रेल सिस्टम्स स्टॉक पर नजर डालेंगे। 3.5% की गिरावट और दिन के ऊपरी स्तर से काफ़ी गिरावट यहां पर दिखी है।
नुरेश, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, इस स्टॉक पर क्या राय होगी? टीटागढ़ अगर हम देखें तो काफी मूव हो चुका था और अब काफी टाइम से पॉज पर है और शिफ्टिंग डाउनवर्ड्स ही है, रेंज शिफ्ट हो गई है। जो पहले 1900 तक का बाउंस आया था, लास्ट कुछ दिनों में थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखाई दिया था, बट फिर से हमने लास्ट 8 दिन का लो ब्रेक कर दिया। तो टेक्निकली अभी भी साइडवेज ही रहेगा मूव, अनलेस से 1350 क्रॉस करता है तब जाके देखने में आएगा। ठीक है, साइडवेज मोमेंटम रहने के यहाँ पर आसार नजर आ रहे हैं नुरेश को। इनफैक्ट बाजार में इस वक्त जो शुरुआती तेजी थी वो फ्रिजल आउट होती हुई नजर आ रही है। सारे इंडेक्सेस को एक बार देखना चाहिए। सेंसेक्स में करीब 200 अंकों की बिकवाली दिन के उच्चतम स्तर से देखने को मिली है। इसी तरह बैंक निफ्टी में भी करीब 250 अंकों की गिरावट, निफ्टी में ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। हरे निशान में अब भी इंटैक्ट है, लेकिन ऊपरी स्तरों से बिकवाली है। मिड कैप और स्मॉल कैप लाल निशान में 400 अंकों की गिरावट हम देख रहे हैं मिड कैप में इनफैक्ट, और साथ ही स्मॉल कैप में 150 अंकों की बिकवाली। शुरुआती तेजी और वहां से अब थोड़ी से गेंस जो है वो फ्रिजल आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। देखते हैं किस तरह के सेंटिमेंट्स निफ्टी बैंक निफ्टी में डेवलप होते हैं टुवर्ड्स द सेकंड हाफ। लेकिन इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी, एनर्जी स्पेस है जो कि इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। आईटी लाल निशान में है, एफएमसीजी में एक्शन आप जरूर देखेंगे। फार्मा और रियल एस्टेट आज बैक सीट पर नजर आएंगे आपको। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, इस लिस्ट को अगर देखें, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, पीएफसी, आरईसी जैसे चार्ट्स जरूर आपको नजर आएंगे। लेकिन इसके अलावा अपोलो टायर, नुरेश गुड मॉर्निंग, ऑटो के साथ ऑटो एंसलरी पर एक टेक जरूर जानना चाहेंगे आपका। आज अपोलो टायर में करीब 1% की तेजी देखने को मिली। हालांकि अन्य एंसलरी स्टॉक्स में कोई खास मोमेंटम है नहीं, लेकिन ऑटो एंसलरीज में कोई टॉप पिक बनती है आपकी तरफ से? एज ऑफ नाउ ऑटो एंसिलरी में भी मोमेंटम ग्रेट नहीं है, बट अपोलो टायर्स स्टॉक एक रडार पर है, क्योंकि अगर हम देखें लास्ट 10 महीने से मल्टीपल टाइम्स स्टॉक 550 560 पर आके टॉप आउट हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये एक्चुअली बड़ा मूव कर सकता है। फॉर नाउ अभी थोड़ा जल्दी आएगा, बट वेट करेंगे 550 का। और टायर एज अ पैक ओवरऑल बेटर चार्ट है, जैसे सीएट भी देखे तो कुछ दिन पहले एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था। इवन जेके टायर ने भी एक अच्छा बेस बना लिया। तो टायर स्टॉक जो है वो अच्छा लगता है ऑटो एंसिलरी पैक में। टायर स्टॉक्स और इसमें अपोलो टायर रेडार पर जरूर रखना है। हालांकि कोई पोजीशंस के लिए फिलहाल अभी इंतजार करें, लेकिन वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है स्टॉक को। शिप बिल्डिंग स्पेस में मजगांव डॉक के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। अजीत, आपसे एक क्विक राय लेना चाहेंगे। मजगांव डॉक में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2% की गेंस के साथ कामकाज। कोचिन शिपयार्ड के चार्ट्स भी देखेगा। देखिए मानसी, यहाँ पे एक अच्छे मूव के बाद एक करेक्टिव हमने जो मूव देखा है पिछले करीब 6-7 ट्रेडिंग सेशन में, जहाँ पे कि स्टॉक ने मल्टीपल सपोर्ट्स के पास बेसिकली आ गया। एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था जिसके नजदीक ये काफी आया 4600 के लेवल्स के पास, और अपने 20 EMA के नीचे भी स्लिप किया, बट उसको रिक्लेम करने की कोशिश हो रही है आज के सेशन में। तो 4750 के ऊपर यहाँ पे उस तरह थोड़ी स्टेबिलिटी आए और आपको स्टॉक करीब 49-4950 तक जाते हुए नजर आ जाए। अभी के लिए अगर किसी के पास पोजीशन है 4600 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और उसमें पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए अगर सोच रहे हैं तो 4750 के ऊपर अगर क्लोज की तरफ ये स्टॉक बढ़ता है तभी आप उसको प्रीफर करिए। और वहीं पे अगर कोचिन शिपयार्ड की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अभी उतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं है स्ट्रक्चर। मुझे लगता है कि अमंग दीज टू नेम्स मजगांव डॉक इज अ बेटर कैंडिडेट। अजीत, आई टेक इट फ्रॉम देयर 4750 के लेवल्स का इंतजार एक बार करना होगा। वहां से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव गेन्स डेवलप होना शुरू जरूर होंगे। 4900 के टारगेट्स देखे जा सकते हैं, और दोनों की तुलना में, दोनों की कंपैरिजन में मजगांव डॉक जो है वो पॉजिटिव ज्यादा नजर आता है। डेट फ्री कंपनी ऑलमोस्ट गुड क्वार्टर रिजल्ट्स देने का ट्रैक रिकॉर्ड है। ऑन अ कैगर बेसिस अगर देखें पिछले 5 सालों में सालाना आधार पर करीब 30% के रिटर्न्स प्रॉफिट ग्रोथ के लिहाज से भी कंपनी ने दिए हैं, तो इस पर नजर रहनी चाहिए। बाजार में जहां वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, ऊपरी स्तरों से जहां कमजोरी के साइंस नजर आ रहे हैं, ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं? आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक, एसबीआई और आईटीसी। सो क्लियरली एफएमसीजी, बैंक्स, फाइनेंशियल्स और टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल जैसे काउंटर्स हैं जो बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। इसके विपरीत टेक स्टॉक्स जो हैं आज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये स्टॉक्स में बिकवाली है। फार्मा ने बैकसीट आज सुबह से ही ली है। डिविज लेबोरेटरीज के स्टॉक में गिरावट। एशियन पेंट्स और एनटीपीसी के चार्ट्स हैं जहां पर इस वक्त बिकवाली का दबाव है।